अगर तुमने 1990 में रॉयल इनफील्ड के शेयर खरीद लिए होते तो आज तुम्हारे पास 5 करोड़ की फरारी होती। ये सुनते हैं बहुत। उनको निकाल के मारो और उनको ये पूछो क्या 1990 में रॉयल इनफील्ड अकेली कंपनी थी? पैसे के पीछे मत भागो, लर्निंग के पीछे भागो। यूथ को ये समझना चाहिए कि हमारा रोल मॉडल कौन है। क्या हमारा रोल मॉडल समय रैना है, पूनम पांडे है, राखी सावंत है या अंबानी अदानी? किसी को धंधा बनाना है तो एक्चुअली में उसको धंधा कैसे बनाना चाहिए? लिंक्डइन पे सबसे पहले डाल देंगे फाउंडर, एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है। कंपनीज में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। जेनजीज के साथ एक जो प्रॉब्लम है वो ये है, दे आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ मैनिफेस्ट विद विजय। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस कोच हैं, मेंटर हैं एंड ऑल्सो कंटेंट क्रिएट करते हैं। उनके 1.5 मिलियन से भी ऊपर फॉलोअर्स हैं। एक राइज विथ राहुल। तो राहुल शर्मा IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर को स्विच करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया है, सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली रन करते हैं। आज की पॉडकास्ट में हम जानेंगे जेनजीज और यंग एडल्ट्स की कॉर्पोरेट करियर में उनकी जो चैलेंजेस रहते हैं शेयर मार्केट में या फिर मनी फ्लो के बारे में, एंड ऑल्सो सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाया जाए उसके बारे में। सो लेट्स वेलकम टू मिस्टर राहुल शर्मा। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। थैंक यू। वैसे तो मैं बहुत सुना हूँ आपके बारे में, बट वैसे मैं बताऊँ, आप एक मिडिल क्लास से लेके अभी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस कोच, एक मेंटोर एंड ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर है विथ 1 मिलियन फॉलोअर्स। सो आपकी जर्नी वैसे कैसे रहा है ये? यार जर्नी बहुत ही इजी सी रही है। जैसे आपने मेंशन कर ही दिया, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ। तो जॉब कर रहा था, 2-3 कंपनीज में काम कर रहा था। और जैसे सारे यूथ को कीड़ा होता है कि अपना कुछ काम करना है, तो अपना कुछ धंधा शुरू करा। छोटे लेवल से शुरू करा, आज वो ठीक ठाक सा ब्रांड बन गया है। कुछ स्टोर्स हमने ओपन कर लिए हैं, अच्छे अच्छे मॉल्स में कुछ स्टोर्स ओपन हो गए हैं। फिर लगा कि यार जब खुद बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों को भी थोड़ा सा बिजनेस का एडवाइस दे देते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें बतानी शुरू करी जो मैं बिजनेस में करता था। लोगों को मजा आने लग गया। साल भर में 1-1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। पॉडकास्ट भी करने लगे, मजा आने लग गया। तो एक चीजें तो साधारण ही करी है, लेकिन वही है कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो आज आपके साथ बैठे हैं और ऑडियंस जो भी देख रहा है, आई एम श्योर उनको इस पॉडकास्ट में मजा आने वाला है। वाह वाह वाह। सर मुझे एक चीज बताएं, सीधा मुद्दे पे आता हूँ जी। आजकल जेनजीज जो है जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको मिलती नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि जॉब ढूंढना मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा है बिना ऑक्सीजन मास्क का। तो आपने अपनी बिजनेस पे किसी जेनजीज को हायर किया है वैसे? यार हायर तो किए हैं, क्योंकि देखो जेन जी को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। गाली देते हैं, बहुत गंदी गंदी देते हैं। तो एक दो चीजें जो बोलूंगा ना, देखो जितने भी जेन जी इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, देखो कुछ अच्छी चीजें तुम में हैं, कुछ गंदी भी चीजें हैं। तो एक दो चीजें वैसी अगर मैं बोल दूं तो गाली गलौज मत करना यार। कमेंट में बहुत ये उल्टा सीधा लिखते हैं। एक रीसेंट इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। हम एक हायरिंग हमारे यहाँ पे चल रही है, एक फीमेल स्टाफ के साथ में इंटरव्यू कर रहा था। तो मैंने सीधा एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, जेनजी कैटेगरी से ही है वो। मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर लास्ट कंपनी। शी हैज इनफैक्ट लेफ्ट द लास्ट कंपनी। मैंने पूछा व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट कंपनी। तो उनका सीधा आंसर ये था दैट माय बॉस वाज अ वुमेनाइजर। अब मैं आगे ये सोच रहा हूं कि मेरे को पूछना क्या है। इट कैन हैपन कि उनका जो मैनेजर था वो ही माइट नॉट बी अ गुड पर्सन डीलिंग विद फीमेल्स, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको ना एक अलग ढंग से, एटलीस्ट इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू देते हो, यू कांट बी टू अपफ्रंट। मतलब वो जो 3 इडियट में दिखाते हैं ना कि तुम थोड़ा बदल जाओगे तो हम हायर कर लेंगे, वो नहीं बदलता तो उसको हायर कर लेते हैं। ऐसा इंटरव्यूज में रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में यू कैन नॉट बी सो अपफ्रंट, राइट। उसको वो शायद मेरे को ये बता सकती थी कि दैट माय मैनेजर डिड नॉट बिहेव अप्रोप्रिएटली विद वुमेन। करेक्ट। उसने तो सीधा मेरे को ये बोल दिया दैट माय बॉस वाज अ वुमेनाइजर। अब मैं आगे उसको कैसे इंटरव्यू करूं? तो जेनजीज के साथ एक जो प्रॉब्लम है वो ये है, दे आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब जब आप कंपनी में जॉब करते हो ना, तो कोई भी कंपनी
कुछ कंपनीज में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ Right. बुरी चीजें होती हैं। बिल्कुल। जब बुरी चीजों को हैंडल करने का टाइम आता है ना, तो ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। अब सोचो ना कि कोई भी कंपनी है, हो सकता है उस कंपनी में उस साल अप्रेजल ना हो, बिल्कुल हो सकता है वहां पे जो मैनेजर है उसके साथ तुम्हारी ना बने, बिल्कुल। लेकिन आप उन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट। तो जेनजी काफी केसेस में तो वो क्या कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती है या मैनेजर के साथ कुछ हो जाता है, उसको रिकॉर्ड करके और इंस्टाग्राम पे ही डाल देते हैं। एक बायजूस का बहुत बड़ा आपने इंसिडेंट देखा होगा, बायजूस ने जो किया वो हम साइड में रख देते हैं, बिल्कुल। लेकिन एम्प्लॉय कंपनी के अंदर अगर कुछ बुरा हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल रहा है, वो सही नहीं है। अब ये भी बात इस जेनजी को बहुत बुरी लगेगी, ये बोलेंगे कंपनियां गलत क्यों कर रही हैं। भाई कंपनियां गलत करने के लिए नहीं बैठी हैं, लेकिन कुछ गलतियां तो कंपनी से होती ही हैं। उसका लेकिन प्रोसेस सही है, हाँ। उसको किया जा सकता है करेक्ट प्रोसेस में, करेक्ट प्रोसेस से किया जा सकता है। तो जेनजी बहुत ज्यादा ना टू स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कंपनीज को थोड़ा सा वो डर है कि अगर प्रेशर आया तो क्या ये हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही अपनी कंपनी के बारे में वीडियोस बना के डालने लग जाए, दैट कैन पुट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एट रिस्क। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आपको क्या लगता है, मतलब ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा बुरा है, या फिर उसको थोड़ा सा खींच के उनको स्टेबलाइज करना चाहिए? हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी रोड पे चलते वक्त गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? डिपेंड करता है रास्ते के ऊपर, रोड के ऊपर। डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कैसा रोड है, बिल्कुल डिपेंड करता है कितनी गाड़ियां चल रही है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता ना कि 30 की स्पीड होनी चाहिए या 40 की होनी चाहिए। करेक्ट। ऐसे ही कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। राइट राइट। एक आंसर नहीं है किसी भी चीज का। तो ये ही आइडेंटिफाई कर पाना कि इस वाली सिचुएशन में मेरे को कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। आपका मैनेजर आपके सामने बैठा हुआ है, एक फीडबैक सेशन कर रहा है और आपको बोल रहा है टेल मी थिंग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोलो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट। पिछले हफ्ते जो आपने चीजें करी थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन अगर वहां पे 4 लोग और बैठे हुए हैं तो यू कैन नॉट बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। Then you have to deliver that message appropriately. राइट। ये भी होता है, कुछ रिक्रूटर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनके पास कुछ सीवीज आए थे जेनजीज के भी, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि दे आर एक्सपर्ट इन नेटफ्लिक्स। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि उनको अपने सीवी या रेज्यूमे में ये चीजें ऐड करनी भी चाहिए? रिज्यूमे में आप कुछ भी लिख दो, आप उसका एक्सप्लेनेशन क्या देते हो वो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नेटफ्लिक्स पे ना गंदी चीजें भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। राइट। मेरे पास जेनजी की बात कर रहे हैं, मेरे पास एक जेनजी है जिसकी मैं अभी आपसे पॉडकास्ट से पहले बात कर रहा था, नाम भी ले लेता हूं पॉडकास्ट में। मुकुल नाम का एक लड़का है, 21 साल का है। राइट। मैंने पहले, मेरे साथ वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था। मैंने उस दिल्ली रहता है, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, उसकी फैमिली उसको दिल्ली से गुड़गांव नहीं भेज रही थी जॉब करने के लिए कि वो 20-21 साल का है, अभी हमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दिल्ली में जॉब कर रहा है, करते रहे। आई स्पोक टू हिज फैमिली, भाई तेरे को जितनी सैलरी चाहिए ना मैं दूंगा, तू मेरे पास काम कर गुड़गांव में। राइट। लिटरली मैं आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ, ये मुकुल इस पॉडकास्ट को बाद में देखेगा भी, एंड आई एम अप्रिशिएटिंग हिम पब्लिकली। मैंने उसकी बहन से बात करी, मैंने कहा ये लड़का गॉड गिफ्टेड है, आई वॉन्ट टू हायर हिम एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम। आज वो मेरे साथ काम कर रहा है। आई ऑफर्ड हिम हैंडसम अमाउंट। जेनजी है, 21 साल का है, ही इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना क्रिकेट में, कवर ड्राइव मारता नहीं अपने आप लग जाता है, वैसे दिस जेनजी जिसकी मैं बात कर रहा हूं मुकुल, ही इज अ गॉड गिफ्ट। तो जेनजी को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे जो जेनजी हैं वो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, लेकिन एक टेम्परामेंटल इशू तो है। अब आपने नेटफ्लिक्स का पूछा था कि सीवी में ये लिख दें कि क्या पूछा था कि एक्सपर्ट इन नेटफ्लिक्स। एक्सपर्ट इन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में एक्सपर्ट होना बुरा नहीं है, वो आपकी हॉबी है। जैसे डांसिंग आपकी हॉबी है, प्लेइंग आपकी हॉबी है, वैसे ही एक्सपर्ट इन नेटफ्लिक्स आपकी हॉबी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा इंटरव्यूअर का, व्हाट डू यू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स? That can be tricky. That can be tricky if you are not watching something that you can share publicly. आप मान लो आप एक मेल कैंडिडेट हो, एक फीमेल आपके सामने बैठी हुई है और उसको आप कोई अडल्ट कंटेंट देखते हो और उसको वो बोलो कि आई वॉच दिस, अच्छा इंप्रेशन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है ना। फिर तुम देखते हो तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। दिस इज व्हाट आई मीन। राइटिंग एनीथिंग ऑन सीवी इज फाइन। मैं अपनी हॉबी में ये भी लिख सकता हूं दैट फाइटिंग विद माय सिबलिंग इज माय हॉबी, बट हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट पॉइंट? बिकॉज उसके बाद ना ये इतना मैंने जो पॉइंट लिखा है ना, पूरे इंटरव्यू का सबसे बड़ा हाईलाइट वही होगा कि तुमने ये क्यों लिखा। देन इफ आई शेयर पॉजिटिव थिंग्स, कि जब मैं अपने सिबलिंग के साथ फाइट करता हूं और उसके बाद जब हम उसको रिजॉल्व करते हैं तो बाद में हमारी रिलेशनशिप और अच्छी होती है। राइट, फोकस यहाँ पे करा देगा कि उसका क्रक्स क्या है मैनेजरियल एंगल पे। राइट। और अगर इसी स्टेटमेंट को आप ये बोल दो कि आई लाइक फाइटिंग विद माई सिस्टर बिकॉज मुझे लोगों को परेशान करके बहुत मजा आता है, तो कौन तुम्हारा इंटरव्यू आगे लेगा? सो सीवी में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट। राइट, तो इसके वजह से भी बहुत सारे चेंजेस, आई वुड नॉट से नाउ चेंजेस, यंग एडल्ट्स बोल सकता हूँ, दैट कुड बी अ बेटर वर्ड। सो यंग, राइट, सो यंग एडल्ट्स को अभी इसी वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इंटर्नशिप भी नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो ऐसे बोल रहे थे कि इंटर्नशिप तो नहीं मिली, मैगी खा के सो जाएंगे। तो 2 मिनट में तो मैगी बन सकती है, बट 2 मिनट में इंटर्नशिप मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज यू हैव टू हैसल फॉर दैट। तो आपको इसमें क्या कहना है? इंटर्नशिप मिलना मुश्किल नहीं है, इंटर्नशिप मिलना बहुत इजी है। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, लेट्स इंटर्न है, इंटर्न 19 है, बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जहां पे आप जाके इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। कंपनीज को इंटर्न्स चाहिए होते हैं क्योंकि जो काम कंपनी फुल टाइम एम्प्लॉय से 25,000 में करवा रही होती है वो आपसे 5-7 हजार में करवाती है। तो इंटर्नशिप्स की कमी नहीं है। इंटर्नशिप अगर किसी को नहीं लग रही है, देन दिस पर्सन हैज अ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क ही नहीं बना पा रहा है, ठीक है? तो इंटर्नशिप का तो प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो क्या मैगी खा के सो जाएं? तो भाई तुम्हें मैगी खा के सोना है तो तुम सो जाओ। करेक्ट, मैगी खा के सोना है तो सो जाओ, एफर्ट नहीं है। फिर लाइफ में तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ना यार। मान लो इंटर्नशिप नहीं भी मिल रही है, तुम झारखंड के किसी ऐसी जगह पे रहते हो कि वहां पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं है। झारखंड का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंटर्नशिप टाइप के अपॉर्चुनिटीज नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा की बात करें। देखा जाए तो टीयर 2 एंड टीयर 3 में अगर एंड रूरल को अगर एक्यूमुलेट किया जाए, तीनों ही सेक्टर पे थोड़ा सा कम है। तो ऐसी जगह पे आप मान लो रह रहे हो, आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, लाइफ खत्म होगी अगर इंटर्नशिप नहीं मिल रही। अरे कुछ करना है ना, बाहर निकलो, दिल्ली आओ यार। हमें कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं। आप एक चीज बताओ, आपसे एक बेसिक चीज पूछता हूं जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, ठीक है? दिल्ली की कंपनियां हैं, ये मुंबई में इंटरव्यूज लेने जा रही हैं। बिल्कुल। क्यों जा रही है? मतलब दिल्ली में नहीं मिल रहे होंगे कैंडिडेट्स, ढूंढ लिए होंगे, तभी तो मुंबई जा रहे होंगे। 2-2, 3-3 रिक्रूटर्स जाते हैं, उनकी फ्लाइटें बुक करते हैं, 5 स्टार होटल्स या 3 स्टार 4 स्टार होटल्स की बुकिंग्स करते हैं। दिल्ली की कंपनी पागल है, बैंगलोर भेज रही है, मुंबई भेज रही है, पुणे भेज रही है अपनी रिक्रूटमेंट टीम को। इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि जो कैंडिडेट्स उनको चाहिए ना वो दिल्ली में मिल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है? स्किल गैप है। मतलब स्किल गैप है। सही जो कैंडिडेट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए उनको पूरे इंडिया में घूमना पड़ रहा है। जैसे ये स्किल गैप है, अभी आजकल जो है बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस आ गए। कोई बोलता है कि मैं ये स्किल समझा दूंगा, ये स्किल करा दूंगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये ऑनलाइन कोर्सेस एक्चुअली में कुछ काम आते भी है या फिर टाइम वेस्ट है, या फिर कुछ कोर्सेस ऐसे हैं कि जेन्युइन है, बाकी सारे अपना ही इनकम करने में लगे हैं? देखो, ऑनलाइन कोर्सेज जो भी बेच रहे हैं ये उनका बिजनेस मॉडल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, राइट? करेक्ट। आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्सेज से आपका जीवन बदल सकता है। देयर कैन डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। पॉइंट ये है कि जो ऑनलाइन कोर्स आप कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी एजुकेशन को अगर आप हासिल करना चाहते हो, कुछ भी आप नई चीज सीखना चाहते हो, नई स्किल सीखना चाहते हो, उसमें पीयर लर्निंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब ऑनलाइन जो कोर्सेज है उनमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको बता देता हूं। 30 लोग एक बैच में हैं, वो एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, प्रोफेसर आके और कुछ बोल के चला जाता है। ये 30 लोग आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है। करेक्ट। अगर उनको बाद में कुछ पूछना है तो भी प्रोफेसर से चैट कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद दीज 30 पीपल।
ऑनलाइन कोर्स कर लो, लेकिन ऑनलाइन कोर्स ऐसा हो जिसमें लेट से 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है तो कम से कम 3 4 6 ऑफलाइन क्लासेस हों। जिन 3 4 6 ऑफलाइन क्लासेस में तुम जाओ, प्रोफेसर्स के सामने बैठो, वहां पे 30 लोगों की क्लास हो, उन लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप कर सके, उनसे आप फोन नंबर शेयर कर सके। फिर अगर शर्मा जी जो टीचर है आपका कुछ समझा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम आप इन स्टूडेंट से बाद में डिस्कस कर सकते हो। हो सकता है 6 लोगों के तुम्हारे पास नंबर है, उनसे शाम को आप बात करोगे, हर कोई ये कहे यार आज शर्मा जी ने क्या समझा दिया समझ में नहीं आया, या आज मैथ वाले सर ने क्या समझा दिया समझ में नहीं आया, या डिजाइन थिंकिंग वाले प्रोफेसर ने क्या समझा दिया समझ नहीं आया। मतलब आपको यह समझ में आ जाएगा कि 6 के 6 लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप 6 के 6 लोग जाके और अपने इंस्टीट्यूट में बोल सकते हो कि किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में भी क्या हो रहा है, आप दूसरे स्टूडेंट से कनेक्टेड ही नहीं हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सेल्फ डाउट कर रहे हो कि मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा, बाकी सबको समझ में आ रहा है, और ज्यादातर केसेस में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी सच बात है। होता क्या है, फीस भर देते हैं, जैसे जिम में भरते हैं, ऑनलाइन कोर्स की फीस भर दी, 4 दिन अटेंड करा, अरे नहीं यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। अब तुमने छोड़ दिया, उनको तो फीस मिल गई भाई। राइट, वेरी राइट। उनको तो फीस मिल गई कोर्स की, वो तो अगला बैच शुरू कर देंगे, बल्कि जल्दी शुरू करेंगे जितनी जल्दी बच्चे निकलें। और रिव्यूज तो पेड रहते हैं, 30 लोगों से अच्छे अच्छे रिव्यूज डलवा देंगे कि मेरी तो लाइफ इस कोर्स से चेंज हो गई। समरी, इस टॉपिक की समरी क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो जिनसे आप जो और ऑडियंस है उस ग्रुप की, उनसे कनेक्ट हो सके, उनसे फ्रेंडशिप कर सके, उनसे समझ सके, अगर कोई टॉपिक प्रोफेसर नहीं समझा पाया हो तो। इसका मतलब ग्रुप कोहोर्ट होना चाहिए। कोहोर्ट होना चाहिए, ओके, ताकि कोऑर्डिनेशन करे, अपना डाउट भी शेयर करे एंड कम्युनिकेशन भी बिठा पाए, एंड ऑल्सो उसके साथ उसके बेसिस पे भी वो नेटवर्किंग भी कर पाए। बिल्कुल। आप किसी भी आईआईटीज के, किसी भी आईआईएम्स के कोर्सेज उठा के देख लो, ब्लेंडेड कोर्सेज होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन नहीं होते हैं। मोस्ट कोर्सेज की बात कर रहा हूं। रीजन क्या रहता है, 3 महीने का आईआईटी दिल्ली का फॉर एग्जांपल डिजाइन थिंकिंग का कोर्स है, तो उस डिजाइन थिंकिंग के 3 महीने के कोर्स में वो 3 दिन का आईआईटी दिल्ली के कैंपस में क्लासरूम अरेंज करते हैं। क्यों अरेंज करते हैं? ताकि ये 60 लोग जिस बैच में है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, आईआईटी दिल्ली के कैंपस में आ सके, प्रोफेसर से मिल सके। ये जो मिलना जुलना खत्म हो गया ना ऑनलाइन कोर्सेज से, ये एक प्रॉब्लम है। तो वैसे जेनजीज को अगर किसी ऑनलाइन कोर्सेस लेना है तो उनका क्या माइंड थॉट रहना चाहिए या क्या प्रोसेस रहना चाहिए कि उनको ये पता चले कि ये कोर्स लूँगा और पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा तो मेरे ज़िंदगी में कुछ सुधार हो सकता है। तो ऑब्वियसली सारे कोर्स नहीं हो सकते, दैट इज़ वेरी ट्रू, बट कुछ सुधार तो हो सकता है, बिकॉज सेल्फ लर्न एंड ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम समवन एल्स इज ऑल्सो अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव ऑफ इनर विन। तो इसका प्रोसेस कैसे करें? ओके, एक मैं पॉडकास्ट ही दूसरा देख रहा था, जो जेंटलमैन थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जेंजी को ये लगता है कि जो दूध है ना वो ब्लिंकिट ही बनाता है। उनको ये भी नहीं पता है कि भैंस दूध देती है। रियली? मतलब ये सरकास्टिकली मैं बोल रहा हूँ। okay. लेकिन पॉइंट ये है कि जो यूथ है ना, जेंजी जो है, वो ग्राउंड से इतना दूर हो गया है आज की तारीख में, वो लोगों से ना उसने मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। अपने कमरे में बैठा है, वहीं पे उसकी खाना भी आ रहा है, वहीं पे उसका ब्लिंकिट से सारा सामान आ रहा है, प्रिंट आउट्स तक वो ब्लिंकिट से मंगवा रहा है, जेप्टो से वो जो भी चीजें उसको चाहिए ना वो उसके घर में आ रही है। उसने बाहर जाके लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। उनके सोशल स्किल्स खत्म हो गए हैं। तो अब जब किसी भी जेनजी को कोई कोर्स करना होता है तो वो क्या करता है, वो डिपेंडेंट होता है उस कोर्स के रिव्यूज पे, और वो रिव्यूज तो खुद बिके हुए हैं। राइट, पेड रिव्यूज होते ही हैं, पेड रिव्यूज होते हैं। हाँ। तो जेनजी क्या करता है, अगर उसको कोई कोर्स ढूंढना है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, हाँ। कोई कोर्स देखा ऑनलाइन ही, अब ऑनलाइन जो जिसका एसईओ ज्यादा बेटर होगा उसका कोर्स नंबर 1 पे आएगा, ऑब्वियस की बात है, उसका नंबर 1 पे आएगा। हाँ। उसी के रिव्यूज देख रहा है, और जिसका एसईओ अच्छा है उसमें चांसेस हायर ये भी हैं कि उन्होंने रिव्यूज पोस्ट भी करवाए हों किसी से नकली। अब इसको ये लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया कोर्स है, ये मैं कर लेता हूं। इसके सोशल स्किल्स है ही नहीं, ये कहीं जाके ना बात भी नहीं कर सकता कि भाई ये कोर्स कैसा है कि नहीं है। ओके। जो भी ये कंपनी कोर्स ऑफर कर रही है ऑनलाइन, उनके ऑफिस में चला जाए,
वहां पे बात करें, एक बार इंटीग्रेट कर दे। और भी लोग वहां पे घूम रहे होंगे और स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑफलाइन भी क्लासेस ली हुई हैं, उनसे जाके पूछ लेना भाई ये कोर्स सोशल मीडिया में मिल ही जाते हैं, कहीं पे इंस्टाग्राम तो करते ही है, इंस्टाग्राम तो लेकिन मिल ही जाते इनको हैं। ना जाना नहीं है। ये सोचते हैं प्रोफेसर जो है ना, मैं उसको भी जेप्टो से ऑर्डर कर दूं, वो मेरे घर पे आ जाए, और जिस मैंने ऐप से सोफा भी ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर करा होगा, उसी ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर किए हुए सोफे पे जेप्टो से बुक किया हुआ प्रोफेसर आ जाए, और वो बुक्स भी मैंने किसी ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर किया हो, मेरी लाइफ इतनी इजी हो जाए, मेरे को कहीं जाना ना पड़े। बस मेरे को जाना पता है कहां पे पड़े, जिम में जाना पड़े बस सुबह 1 घंटे के लिए। राइट। उसके लिए उसमें भी मैं गाड़ी में बैठूं और जिम में चला जाऊं। बाप के पास पैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, गाड़ी में बैठा, जिम के सामने गाड़ी लगा दी, एक महंगा वीआईपी नंबर 20-30 लाख का उस पे लगा दिया, और पीछे शायद वो जातिवाचक सूचक भी लगवा दिया, और वो काले शीशे कर लिए, और जिम चला गया, 2-3 घंटे डोले वोले करके उसके बाद घर पे बैठे, और सब कुछ घर पे बैठे बैठे करना है। मतलब ये पता है मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नाउ इट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी। वेरी ट्रू। जेंजी बाहर दिखता ही नहीं है, घर में ही बैठे रहते हैं, सोशल अवेयरनेस उनकी खत्म हो चुकी है। उनकी सोशल अवेयरनेस नॉर्मली वो सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही आ जाता है, एक्चुअल में नहीं आता। हाँ सर अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए कि मेरा तो फेवरेट है ही है। इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली 99%, 1% को इक्का दुक्का होते हैं जो बाबा लोग होते हैं, पैसे के बारे में सोचते नहीं है। तो मेन मुद्दा होता है पैसा। जी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, ये पूछते हैं कि एफडी वेफडी सारी चीज़ें क्या होते हैं। जब बताते हैं तो नॉर्मली ये बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ अगर मैं बोलता हूँ कि आप कुछ एसआईपी कर लो या फिर शेयर मार्केट कुछ कर लो, तो वो बोलते हैं कि कुछ रॉकेट साइंस ही है उनके लिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब रॉकेट साइंस है या कुछ और ही चीज़ है? रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है। साधारण शब्दों में समझा देता हूं, आपका जो क्वेश्चन है वो पैसे बनाने का नहीं है, बने बनाए पैसों को बढ़ाने का है। हाँ। पैसे आप बना चुके हो चाहे जॉब से या बिजनेस से, उसको बढ़ाना कैसे, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर कर देता हूं। बिल्कुल। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपको लेट से अगले 10 साल का पेशेंस है, और आप सोच रहे हो जो 10 लाख है ना, ये मेरे करीब 20 लाख हो जाए, एफडी कर दो, हो जाएंगे। बिल्कुल। एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से लेके 6.5 से लेके 8% रहता है, तो कंपाउंड कर करके लगभग उतना आप पहुंच जाओगे। फिर आपको लगता है नहीं यार 20 लाख तो नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, मेरे को 25-28 लाख तक चाहिए। आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, एसआईपीज में डाल दो। आपको ये है यार थोड़ा सा मेरे को भाई रिस्क लेना है, ज्यादा होने चाहिए, हाँ 30-35 लाख होने चाहिए, तो आप स्टॉक्स में डाल सकते हो। लेकिन स्टॉक में वो 35 लाख भी हो सकते हैं और 10 लाख के 3.5 लाख भी हो सकते हैं। वेरी ट्रू। रीजन बता देता हूं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी स्टॉक मार्केट के ज्ञान दाताओं को आप सुनेंगे ना, बड़े बड़े ज्ञान देता, यहाँ पे जब वो चश्मा पहन के आएंगे तो यहाँ पे कुछ फेंडी लिखा होगा या कोई बड़े ब्रांड का नाम जरूर, गुच्ची उच्ची जरूर लिखा होगा, ताकि लोगों को ये लगे कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है भाई, ये ट्रेडिंग से बहुत पैसा इसने कमा लिया है। और टी शर्ट शर्ट्स में भी यहाँ पे भी लगता है। हाँ, कुछ ना कुछ भाई यहाँ लोगो जरूर लगा होगा। बिल्कुल। ज्ञान ऐसा पेलेंगे कि स्टॉक मार्केट में तो तुमने पैसा डाल दिया और मैंने तुम्हें बता दिया ना कैंडल लाल और हरी को कैसे समझना है, तो भाई तुम पैसा संभालते संभालते पागल हो जाओगे। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट का जो एक कॉमन ज्ञान वो पेलते हैं, आपने सुना होगा ये ज्ञान पेलते हुए, कि अगर तुमने 1990 में रॉयल इनफील्ड नहीं खरीदी होती और रॉयल इनफील्ड के शेयर खरीद लिए होते तो आज तुम्हारे पास 5 करोड़ के फरारी होती। उनको जूता निकाल के मारो और उनको ये पूछो क्या 1990 में रॉयल इनफील्ड अकेली कंपनी थी? हजारों कंपनियां थी। हाँ। उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो जो डूब गई है? उनमें भी तो लोगों ने पैसे डाले होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पैसे जीरो हो गए हैं ना। इनको जूता मारो, वो जो चश्मे है ना वो उतार के यहां पे रखो और थप्पड़ों से लाल करो पॉडकास्ट में इनके मुंह। इनसे ये पूछो तुम बच्चों को पागल बना रहे हो कि रॉयल इनफील्ड का 1990 में शेयर अगर खरीद लेते तो आज 5 करोड़ का होता। अरे एक ऐसी भी तो मोटरसाइकिल होगी जिसकी कंपनी बंद हो गई है। बिल्कुल, बहुत सारे उसका बताते हैं कोई नहीं बताता। एमआरएफ टायर का अगर 1975 में एक शेयर खरीद लिया होता तो आज बताओ कितने का होता? 150 करोड़ का होता, इतने का होता।
अबे एमआरएफ टायर की कंपनी की बात कर रहे हो, टायर की सैकड़ों कंपनियां थी ना, बंद हो गई है ना, अभी उनकी क्यों नहीं बात कर रहे हो? करेक्ट। वो क्या कर रहे हैं, आपको सपने दिखा रहे हैं। मतलब शेयर मार्केट को तो ऐसा बना दिया है, अब तो काम धंधा करना ही नहीं है, बस शेयर मार्केट में पैसे डाल दो और तुम तो भाई ऐसे मतलब बोरियां बोरियां खरीद लो, बस पैसे तो तुम्हें भरते रहेंगे। साधारण शब्दों में कहूं ना तो सी बना रहे हैं। आपको पता है सी में क्या कह रहा हूँ? बाकी ऑडियंस अपने आप समझ लेंगे, को तो पता ही है, मतलब बहुत पता तो समझदार है सबको ही वैसे, बहुत समझदार है। हाँ, स्टॉक मार्केट पे वापस आ जाता हूँ। स्टॉक मार्केट गंदी चीज नहीं है, गंदी चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप क्या कर रहे हो, किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। अब एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, एमआरएफ टायर्स ही हो गया, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा के और अदानी फर्म के कंपनीज हो गए, उसमें अगर आप हिस्सेदारी खरीद रहे हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। ये कंपनियां हो सकता है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे और तुम्हें अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं। लेकिन मेरे भाई ये जो रिटर्न्स है ना, तुम 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे, 2 में अच्छा बनेगा, 5 में एवरेज रहेगा, 3 डूबेंगी, तो वो जो रिटर्न्स एवरेज जो आता है ना, वो 10, 12, 15% ही आता है। फरारी नहीं खरीदी जाती। एक आधे होंगे जो फरारी खरीद लेंगे, लेकिन वो जो फरारी है ना, वो जो लुटे हैं उनके पैसों की ही है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप शेयर मार्केट का, ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं। आज के यूथ को लगता है भाई ट्रेडिंग मतलब उनको तो मजा आ जाएगा, ट्रेडिंग करेंगे, सुबह 9 बजे लैपटॉप लेके बैठते हैं और 3 बजे तक तो मार्केट, और वर्ड्स पता है कैसे कैसे यूज करेंगे, आज तो मार्केट डाउन है, आज तो शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। अरे तुम बेरोजगार हो ना, इसलिए तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। तुमने जीवन में कुछ करा होता ना तो तुम शेयर मार्केट ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते। वेरी ट्रू। गवर्नमेंट का डेटा उठा के देख लो, 100 में से 93 लोग नुकसान में हैं ट्रेडिंग में। करीब 3-4% लोग ऐसे हैं जो ज्यादा नुकसान में भी नहीं है, ज्यादा फायदे में भी नहीं है, सिर्फ 3% लोग पैसा कमा रहे हैं। अब चाल देखो आप, ये जो स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बेच रहे हैं, इनकी चाल आपको बताता हूं। जैसे ही आप उनको बोलोगे ना कि 93% लोग लॉस में है, 3% ही पैसा कमा रहे हैं, सीधा आपके मुंह पे जवाब पता है क्या मारेंगे? आईआईटीज एंड यूपीएससी में तो 0.0% से भी कम सक्सेस रेट है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा है। अबे बेवकूफों, तुमने यूपीएससी का एग्जाम दिया, तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तुम हवलदार, इंस्पेक्टर, बिजली बोर्ड में क्लर्क, कोई और कर्मचारी कुछ ना कुछ बन के निकलोगे। यूपीएससी का पेपर देना नॉलेज भर देगा तुम्हें। ट्रेडिंग में तुम क्या हो रहे हो? बर्बाद हो रहे हो, तुम जुआरी बन रहे हो तुम। ये मतलब कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेच बेच के ना उन पैसों से वो महंगी टी शर्टें खरीद रहे हैं, महंगी भी नहीं है वो, सेकंड कॉपियां हैं, और यहाँ पे यूथ को ऐसे पागल बना रहे हैं जैसे तो हमने, अरे इनकी हरकतें हमें, मेरे को पता है, मेरे साथ हैं ऐसे जो ये हरकतें करते हैं। बट द पॉइंट इज, हम यूथ को कौन से डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? हम यूथ को ये दिखा रहे हैं कि अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10-15 साल बाद कॉलेज बंद हो जाएंगे, आगे कॉलेज बंद हो जाएंगे, पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये सुनते हैं बहुत, ये सुनते होगे ना। अबे बेवकूफों, हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पढ़ाते थे गुरुकुलों में ना। बिल्कुल। बाद में ये स्कूल बन गए, कॉलेजेस बन गए, ये कभी बंद होंगे? बिल्कुल। सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन शायद चेंज हो सकता है। आज ऑफलाइन ज्यादा क्लासेस होती है, हो सकता है उनमें से कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो जाए। कॉलेजेस बंद हो जाएंगे? कैसे बंद? अरे कॉलेज बंद मतलब लैब्स में जो तुम काम कर रहे हो तुम किचन में करोगे? ऑब्वियस की बात, चेंज कैसे हो सकते हैं? किचन में करोगे? कोई केमिकल है, केमिकल टेस्टिंग तुम्हें करनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल H2SO4, तुम्हें H2SO4 का एक्सपेरिमेंट करना है, तुम अपनी रसोई में करोगे? मम्मी की साड़ियां जलाओगे तुम? गलती से फट गया तो पूरा घर ही फट जाएगा। बेवकूफों वाली बात है ना। आईआईटी दिल्ली है, ये कभी बंद हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। अरे तुम जो प्रोजेक्ट्स ही कर रहे हैं, इतने मतलब हाईटेक, इतना हाईटेक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स को कैसे बेटर करा जाए ये रिसर्च कर रहे हैं, ये ऑनलाइन हो जाएंगी? हो ही नहीं सकता। मतलब थोड़ा बहुत तो दिमाग यूज करें यार। लेकिन पता है हो क्या, ऑनलाइन में सिर्फ थ्योरी हो सकता है, थ्योरी से कोई काफी ज्यादा काम आता नहीं है प्रैक्टिकल। लेकिन हमें तो कंटेंट बनाना है। मेरे को क्या मतलब है यूथ को क्या मैसेज जा रहा है? मुझे तो कंटेंट बना के वायरल होना है। 10 साल बाद, 15 साल बाद भाई सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, देयर विल बी नो नीड ऑफ कॉलेजेस। अरे कॉलेजेस हमेशा रहेंगे, मत काटो बच्चों का, उनको पढ़ लेने दो। यूथ के दिमाग में पता है क्या बैठ गया है कि पढ़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्विक रिच स्कीम हो रहा है अभी। हाँ, और ये क्विक रिच स्कीम वाले जो है ना, ये हमेशा बेरोजगार रहने वाले हैं
और जब इनके पास कुछ कर कुरा के थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा ना, फिर डुबा देंगे। फिर ये वो बैंकॉक घूमना जो वो रहता है, ये वो करने वाले हैं। इनकी लाइफ में कभी भी लाइफ का ना एक स्ट्रक्चर है, वो लाइफ का स्ट्रक्चर ये है कि आप 0 से 16-18 साल तक होते हो। आप अपने शायद मोस्टली शुरू में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम ड्राइव करते हैं। राइट। हम टीचर्स से सीखते हैं, टीचर्स हमें पनिश भी करते हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा डर भी रहता है। उसके बाद हम कॉलेजेस में जाते हैं, थोड़ा हायर एजुकेशन अटेन करते हैं, शायद बैचलर्स डिग्री करते हैं। उसके बाद उसमें से जो स्पेशलाइजेशन होती है वो हम मास्टर्स डिग्री में और अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा है उसको इंटर्नशिप्स के थ्रू या जॉब्स के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे जर्नी चलती है। बिल्कुल। अभी सबको मतलब मेरे पास तो ईमेल्स आते हैं 15-15 साल के लड़कों के, सर मेरे को तो स्टार्टअप करना है, मेरे को तो टेक कंपनी बनानी है। अभी ना गाली देंगे मेरे को बहुत सारे लोग, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि 15 साल की एज में स्टार्टअप होना है कि नहीं। मैं कोई नहीं हूं भाई, तुम कर लो, मैं नहीं रोक रहा तुम्हें, मैंने किसके हाथ पकड़े हुए हैं। बट अपने दम पे करो। फेल हो गए ना तुम यार। 90% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि चूल है उनके अंदर स्टार्टअप करने की। भाई 3 साल का जॉब कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद स्टार्टअप कर लो। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते। राइट। मेरे पास ईमेल्स आते हैं बहुत सारे कि सर मैं आपके साथ स्टार्टअप करना चाहता हूं, और ये ईमेल्स हिंदी में लिखे रहते हैं। हिंदी में बात करना बुरा नहीं है, लेकिन स्टार्टअप बनाने के लिए तुम्हें पिच डेक तो इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के पास जब पैसा लेने जाओगे तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। स्टार्टअप के पास जाके क्या बोलोगे कि हिंदी मेरी मातृभाषा है? मेल तो हिंदी करना नहीं चेकेंगे, वो तो वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है। हाँ, लेकिन आप किसी भी ईमेल पे रिप्लाई कर दो कि पहले आप 3 महीने का इंग्लिश का कोर्स करके कम्युनिकेट करना शुरू करो। आपको हिंदी से नफरत है, ऐसी ऐसी आपको वो सुनाएंगे। मतलब इनके दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ। राइट। मैं ऑफ ट्रैक हो गया, टॉपिक क्या था, जज्बातों में बह गया। कोई सी नहीं। वैसे मैं स्टार्टअप वाली बात में अभी आऊंगा। तो अभी के लिए मनी वाली केस में ना मुझे एक चीज बताएं कि अगर SIP या म्यूचुअल फंड किसी को अगर बताना हो, ऐसा बताओ जैसे किसी 5 साल का बच्चे को बता रहे हो। आ जाता हूँ, आसानी भाषा पे। बिल्कुल आसान भाषा में बता देता हूँ। हम बात कर रहे थे स्टॉक्स की, जहां से मैं भावनाओं में बह के ट्रेडिंग में चला गया था। अगर मुझे स्टॉक्स में पैसा डालना है, मेरे को बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में पैसा डालूं। वो रिसर्च करके मैं पैसे डाल सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर हो सकता है फाइनेंस का उतना नॉलेज ना हो, उतना एक्सपीरियंस ना हो कि मैं सही स्टॉक चूज कर पाऊं। वेरी ट्रू। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक्सपर्ट के पास जाता हूं, भाई तुम मेरे 1 लाख रुपए ले लो और स्टॉक्स में डाल दो। राइट। 1 लाख के बदले तुम 5,000 कमीशन ले लेना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो मेरे ही पैसों को अलग अलग सूटेबल स्टॉक्स में डालता है, जब निकालना होता है तो निकाल के दूसरी जगह डाल देता है। तो मैं उसको कोई कमीशन दे रहा हूं और वो मेरे कमीशन के बेस पे स्टॉक्स में पैसे डाल रहा है। ये होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP में क्या होता है, थोड़े रिस्क कम होते हैं कंपेयर टू अगर आप किसी स्टॉक में खुद से डालते हो, ठीक है। लेकिन SIPs आर गुड। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करता हूं पर्सनली, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि कोशिश करो कि तुम SIP भी ना करो, और जो वो पैसा है ना उसमें से कुछ पोर्शन या पूरा पैसा अपने आप को बेटर बनाने में या अपने कोई काम धंधे एस्टैब्लिश करने में लगा दो। ये भी एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं क्यों कह रहा हूं। लेट्स से आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने 5 लाख रुपए SIP में लगा दिए और 5 साल बाद वो 8 लाख हो गए। हाँ। इस 8 लाख के प्रोसेस में आपको कोई बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, कोई और कर रहा है आपके लिए, कुछ सीखने को नहीं मिला। लेकिन लेट से आपने ये 5 लाख रुपए किसी काम धंधे में लगाए हो। लेट से आपने फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने वाटर प्यूरिफायर की शॉप खोल ली थी। वाटर प्यूरिफायर आप बेच रहे थे। हाँ। और उसमें आपने 5 लाख से अपने पैसे को 8 लाख कर लिया है, ठीक है। अब आप उस 5 लाख से 8 लाख करने के दौरान बहुत सारी लर्निंग गैदर कर चुके हो। क्या क्या लर्निंग गैदर कर चुके हो बता देता हूं। जब कोई नई दुकान लेनी होती है
तो लैंडलॉर्ड से कैसे बात करनी चाहिए, बिल्कुल। हमारे एरिया में कौन सी दुकान का क्या रेंटल है, प्रॉपर्टी डीलर कितना कमीशन लेते हैं, दुकान पे लीज करवानी होती है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, ग्राहक अगर आर्ग्यूमेंट करता है तो क्या करें, अगर कोई फीमेल आके अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करे तो क्या करें, अगर कोई हमारा साइबर फ्रॉड में अगर कोई हमारी झूठी कंप्लेन कर दे तो हम क्या करें। मतलब उस प्रोसेस में ना आपने लाइफ के इतने सारे पहलुओं को सीख लिया कि वो जो 5 लाख से आपने 8 लाख करे ना, उस 8 लाख को 80 लाख करना बहुत इजी हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में जब आपने 5 लाख से 8 लाख करा था ना, आप उस दोबारा 8 लाख को डालोगे तो 10-11 ही होगा। राइट। अब बिजनेस में वो 5 का 8 की जगह 5 का 0 भी हो सकता था। वो इतना उतार चढ़ाव देख चुका है कि मतलब अब उसका माइंड एक्टिवली काम कर चुका होगा। हाँ। लर्निंग के साथ लर्निंग बहुत ज्यादा मिलती है। तो Right. मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूं, अब ये मान लिया मैंने कि कोई जॉब कर रहा है, उसके पास 5 लाख है, वो जॉब के साथ बिजनेस तो नहीं कर सकता, वैसे तो पार्ट टाइम बिजनेस कर भी सकता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी करना है, ठीक है, उस 5 लाख में से 1 लाख रुपए या कुछ हजार रुपए अपने आप को बेटर करने में लगाओ। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आज की तारीख में IBM, इन्फोसिस, एक्सेंचर, HCL, किसी भी कंपनी को आप उठा के देख लो, लाखों एम्प्लॉइज उनमें काम कर रहे होंगे। जितने मैनेजर्स वहां पे काम कर रहे हैं, उन मैनेजर्स में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा खर्च करके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या लर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं? बहुत कम, 1% भी नहीं होगा। बहुत कम। तो वो अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार ही नहीं करना चाह रहे क्या? क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि जहां पे ऑप्शन है ना पैसे ना खर्च करने का, वहां पे नहीं कर रहे। अरे अपने आप को तो बेटर बनाओ। मैंने इतने सालों में ऐसा कोई साल नहीं गया जब अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च किया हो। हर साल में कोई ना कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर लेता हूं, चाहे मेरे को बेशक अगर कोई बढ़िया भी प्रोग्राम नहीं आ रहा ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज का ही मैंने प्रोग्राम लेना पड़े, चाहे बेशक मैंने 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट का ही प्रोग्राम लेना पड़े, लेकिन मैं अपनी लर्निंग में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हूं, क्योंकि वो जो लर्निंग है ना, वो मुझसे कभी भी कोई छीन नहीं पाएगा। आई एग्री विथ यू। कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनेंस है, उसको बढ़ाना कैसे है? कम बढ़ाना है तो FD कर लो, थोड़ा सा तेज बढ़ाना है तो SIP कर लो, और ज्यादा तेज बढ़ाना है तो रिस्क इन्वॉल्व है, सीधे स्टॉक्स में डाल दो, ट्रेडिंग मत कर लेना। अभी वही चीज में आ रहा था, इसलिए मैंने SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा, क्योंकि लोग क्या है कि SIP एंड म्यूचुअल फंड के बारे में वो बेचते हैं या वो बोलते हैं जो नॉर्मली गुड एडुकेटर होता है। अगर दूसरा वाला जो होता है ना, वो सीधा आता है रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, तो वहीं से वो लोग क्या बोलते हैं पैसे इनकम अपने लिए शुरू कर देते हैं। सपने दिखाना इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इन इंडिया टुडे। जैसे ये रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल वाले हैं, ठीक है, उसके अलावा इंडिया में अगर किसी को पैसे कमाना हो, टफ है कि आसान है? शेयर मार्केट के थ्रू। आपको प्रियंका चोपड़ा अच्छी लगती है? मेरे को हर हीरोइन अच्छा लगता है। सबको अच्छी लगती होगी? बिल्कुल, सबको अच्छी लगती होगी। अच्छा, सबको नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन का एक फिक्स्ड आंसर नहीं हो सकता। क्या इंडिया में पैसा कमाना आसान है? फिक्स्ड आंसर नहीं है। जिनके अंदर पैशन है, एबिलिटी है, वो तो कमा सकते हैं। जिसने ये सोच के बैठ लिया है कि एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं और अपने आप को कुछ और ही समझता है, वो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आपने कभी दूसरे को अपने पैसे के बारे में कुछ गलत सोचते हुए या कुछ मिथ रखा है कि इस पैसे से ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ आपने कभी सुना है? यार मोस्टली तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है स्टॉक मार्केट। करेक्ट। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया हो सकता था कंट्री के लिए, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना दिया गया है। तो जिन लोगों के पास भी थोड़ा पैसा है या ज्यादा पैसा है ना, उनको ये लगता है इस पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल देंगे और ये तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो ये बहुत लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग सपना देख के उसमें पैसा डाल रहे हैं कि कैश काउ है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो फिर लोगों को टेक्निकली, जैसे आपने बोला, अपने पे खर्चा करके पहले लर्न करना चाहिए,
उसके बाद वो कुछ कर सकते हैं, हाँ। राइट। वैसे आपने कुछ गलत किया है अपने पैसे में? फाइनेंशियली तो मैंने नहीं किया है, मतलब फाइनेंशियली मैंने जो डिसीजंस लिए हैं वो काफ़ी सॉट थ्रू, मतलब सॉट आफ्टर डिसीजंस थे, काफ़ी सोच समझ के लिए थे। तो कोई मैंने फाइनेंशियल में कोई इतनी बड़ी गलती की हो वैसा मेरे को याद नहीं है। ओके ओके। अगर अगर आपके पास कोई सुपर पावर आ जाए फाइनेंशियली, आप कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल के साथ, पहले मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जी। फिर इसका आंसर करता हूँ। जी जब मैं छोटा था ना, क्रिकेट खेलने जाते थे सुबह, बिल्कुल। उसमें हमारे साथ कई लड़के ऐसे होते थे जिनको हम क्रिकेट खिलाते नहीं थे। उनके अंदर ना कोई भी किसी तरह के स्किल्स थे, ना उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी जमीनें बिक गई थी। ओके। जब उनकी जमीनें बिक गई थी तो हम तो उस टाइम पापा के पास टूटा वो प्रिया का स्कूटर था, उस पे चलते थे। उनके पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आ गई थी। वो एक अलग लेवल पे पहुंच गए थे, एकदम से रातों रात अमीर बन गए थे। लेकिन उनके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं थे, ना कभी वो डेवलप कर पाए। आज वो वापस से प्रिया स्कूटर पे आ गए हैं, प्रिया पे तो नहीं, स्कूटी पे आ गए, एक्टिवा पे। और आज हम भगवान की दया से और अपने अच्छे कर्मों से मर्सिडीज या अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास सुपर पावर से पैसा आ गया ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। अगर आपके अंदर पैसा कमाने की काबिलियत नहीं है और पैसा आ गया, तो वो पैसा आपको खा जाएगा। तो अगर मेरे पास सुपर पावर आया तो मैं उस सुपर पावर को बहुत ही कन्वीनियंटली वेस्ट करना चाहूंगा। मैं पैसे नहीं मांगूंगा भगवान से, मैं भगवान से ये मांगूंगा कि मुझे वो स्किल दो कि मैं उससे पैसे बना पाऊं। पैसे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं चाहिए मेरे को। आज अगर मेरे पास, कई बार छोटे थे जब सपने आते थे या सोचते थे ना कि कहीं पे जाएंगे और बैग भरा मिल जाएगा सूटकेस पैसों का, ये पहले मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया ना, मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर मेरे को वो सूटकेस मिल जाएगा ना, मैं उस सूटकेस को उठा के घर नहीं लाऊंगा। अगर आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए ना, आज मैं 100 करोड़ रुपए खर्च करने के हालत में ही नहीं हूं। मुझे नहीं पता 100 करोड़ कैसे खर्च करने हैं। आज मैं 10 करोड़ मैनेज कर सकता हूं, क्योंकि उतना मैंने कमाया है। तो जितना मैं कमा चुका हूं ना, उसके बराबर अगर पैसा आएगा तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं। मैंने आज तक सोचा ही नहीं है 100 करोड़ मेरे पास आएगा तो कैसे यूटिलाइज करूंगा। तो सुपर पावर अगर मेरे पास आएगा तो मैं भगवान से ये कहूंगा, भगवान ये सुपर पावर जो है उसको आप अपने पास रखो, मेरे को बर्बाद नहीं होना है। मुझे वो पैसे चाहिए जो मैं अपने स्किल के बेसिस पे कमा सकूं। वैसे ज़्यादा पैसे मिलने से ज़्यादा पैसे कितना अच्छी तरीके से मैनेज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर जाता है। 100%। इंडिया में अगर आपको अभी से स्टार्ट करना हो, आप ग्राउंड लेवल जीरो पे ले लेते हैं, सीधा जीरो पे ले लेते हैं। अभी आपको बनाना है पैसे शेयर मार्केट के थ्रू, या फिर बिजनेस के बारे में आऊंगा, बट शेयर मार्केट के थ्रू अभी ले लेते हैं। आपके पास 1000 रुपए हैं, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करके आपने लर्न किया है, थोड़ा बहुत किया है, जो भी मतलब इनिशियल लेवल पे, बट आपके पास 1000 रुपए ही है इन्वेस्टमेंट करने का, आप कैसे करेंगे? देखो, 1000 रुपए अगर मेरे पास है तो मैं 1000 रुपए को इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं पहले कहीं पे नौकरी करूंगा, 15-20 हजार 30 हजार जितने की भी मेरे को नौकरी मिलेगी, मैं नौकरी करूंगा। 3-4-6 महीने नौकरी करके 50-60 हजार रुपए मैं कमाऊंगा। जब मेरे पास 50-60 हजार रुपए रहेंगे ना, वहां से मैं कुछ शुरू करूंगा। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रियल एग्जाम्पल, ठीक है। मेरा जो पहला स्टोर था सेक्टर 14 में गुड़गांव में, उसमें मेरे पास 2 भाई काम करते थे। सुबह स्कूल जाते थे, शाम को वो आते थे, हेल्पिंग टाइप स्टाफ काम करते थे। उनकी सैलरी शायद 4 या 6 हजार हम उनको देते थे, शाम को थोड़ा हेल्प करते थे आके। उन्होंने जैसे ही उनके कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, जब कोविड का टाइम आया ना, तो 10-15 हजार से दिल्ली जाके करोल बाग से जूते ले आए, और अब हमारे शॉप के आसपास ही हमने जगह दिलवा दिया, जैसे भी उन्होंने जगह अरेंज करी, फोल्डिंग्स पे लगा के, और जूते मास्क वगैरह बेचने लग गए। कोविड की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे भाई थे 2। आज गुड़गांव सेक्टर 14 में चले जाना, नाम बता देता हूँ, सचिन एंड शिवम हमारे पास काम करते थे। 3 दुकानें लिए बैठे हैं, शायद 1-1 लाख रुपए तीनों दुकानों का किराया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जिन लड़कों ने मेरे पास काम किया है। 10-10, 20-20 हजार से इन लोगों ने काम शुरू करा है। ओके, मत जाओ वहां पे। मैंने जब अपना पॉडकास्ट शुरू करा, मेरे पहले गेस्ट पता है कौन थे? सचिन।
मैंने अपने पॉडकास्ट में सबसे पहला गेस्ट वो लड़का बुलाया जो मेरी दुकान पे काम करता था, ताकि वो आके यूथ को बता सके कि करोड़ों रुपए या लाखों रुपए नहीं चाहिए बिजनेस शुरू करने में। अगर आपको करना है आप 10-15 हजार से कर सकते हो, और मैंने किया है। मेरे YouTube चैनल पे ये जो भी चाहे यूथ जाके और उस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। चश्मे वाला एक लड़का दिखेगा, सचिन, और उसका शायद थंबनेल जो उसमें लिखा हुआ है 10-20 हजार से फुटवेयर बिजनेस कैसे शुरू करा, ये मेरे चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन में शायद मेरा चैनल का लिंक डालेंगे यूट्यूब का, वहां पे ऑडियंस जाके और देख सकते हैं। वैसे आप लोग सर के यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में भी जाके आप देख सकते हैं कि लो स्केल में भी कैसे बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुली बिजनेस रन भी कर सकते हैं। तो सर मैं अभी आता हूँ स्टार्टअप पे ही, प्लीज। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया रियलिटी चेक, 90% स्टार्टअप पहले 5 साल में ही क्लोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल डेड एंड। तो क्या सपना ही रहेगा, कभी स्टार्टअप ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा सबका? यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है विजय भाई। एक एग्जांपल देता हूँ जी। मैं एग्जांपल्स बहुत देता हूँ। पहले मैं ट्रेनिंग और एचआर में था, तो जब ट्रेनिंग्स देता था तो एग्जांपल्स बहुत देता। राइट। आपको पता है इंडिया में चूहे कितने हैं? बहुत ज्यादा होंगे। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, करीब 240 करोड़ चूहे हैं इंडिया में। बाप रे। अब ये आपको बताता हूं कि इंडियन रेलवेज एक चूहे को पकड़ने पे कितना पैसा खर्च करते हैं। नॉर्दर्न रेलवेज लखनऊ ने 168 चूहे पकड़ने के लिए 70 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये आरटीआई से उन्होंने ही रिप्लाई करा है। मतलब एक चूहा पकड़ने के लिए इंडियन रेलवेज ने 41,000 रुपए खर्च करे हैं। माय गुडनेस। चूहा पकड़ने का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लोगों को लगेगा कि मैं तो घर पे खुद ही चूहे पकड़ लूंगा। अरे भाई, मैं इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं। एडिबल ऑयल्स जहां पे होते हैं, फूड ग्रेन्स जहां पे लार्ज स्टोरेजेस होते हैं, बिस्किट्स फैक्ट्रीज होती है, कोई भी एडिबल चीजों की जो फैक्ट्रीज होती है, उनमें करोड़ों के ठेके होते हैं पेस्ट कंट्रोल एंड रैट कंट्रोल के। आपने कोई यूथ को देखा है इस लाइन में कोई स्टार्टअप करते हुए? नहीं, आजकल सारे D2C, कुछ टेक। एग्जैक्टली। घर पे पोछा लगाने वाली दीदी ऐप से आ जाएगी, वो वाला ऐप बना रहे हैं। अरे भाई, करोड़ों के ठेके पड़े हैं। लेकिन मैं ये कैसे बताऊंगा लोगों को कि मैंने जो स्टार्टअप शुरू करा है वो चूहे पकड़ने वाला स्टार्टअप है? ये प्रॉब्लम है। वो अपने स्टार्टअप्स को प्रेस्टीज से लिंक कर रहे हैं। मामा और मौसी को बताएंगे ना तो कूल लगना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। कूल लगने वाला प्रॉब्लम है। 41,000 रुपए में एक चूहा पकड़वाया है इंडियन रेलवेज ने। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वो पॉइंट हम छोड़ देते हैं। बट पॉइंट ये है कि जो बड़े इंडस्ट्रीज है ना, करोड़ों रुपए के ठेके देते हैं पेस्ट कंट्रोल या रैट कंट्रोल के। एक सिर्फ मैंने एग्जांपल ही लिया है। कोई भी यूथ इस तरह के B2B के स्टार्टअप्स करना ही नहीं चाहता है। घर पे दीदी पोछा कैसे लगा दे आके 30 रुपए में, ये स्टार्टअप वाली ऐप बनाना चाहते हैं। अरे, एक बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है जो B2B का है, उसके बारे में सोचो। फैंसी शायद ना लगे, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। एक और बड़ा रीजन, 90% स्टार्टअप्स आप कह रहे हो फेल होते हैं, और ये सही डेटा है। इसका रीजन बताने से पहले एक चीज ये भी बता देता हूं कि ये कितना डैमेजिंग है देश के लिए। जब ये स्टार्टअप्स फेल होते हैं ना, तो बाहर जो बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको ये मैसेज मिलता है कि इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम है ही नहीं। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो स्टार्टअप्स के लिए रेडी नहीं है। तो इतने सारे स्टार्टअप्स फेल हो गए। अब आगे जो यूथ है, जो नए स्टार्टअप्स करना चाहता है, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले वाले बंद करके बैठे हैं। राइट। अभी एक्चुअली में फंडिंग नहीं मिलती है, बहुत लोगों को नहीं मिलती है। एक टाइम था जब स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बहुत इजी हो गया था। इंडिया में नए नए यूनिकॉर्न्स बन रहे थे। अब वो बंद हो गए, तो नए बच्चे जो IITians बाहर निकल रहे हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहे हैं, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है। राइट। तो जब आपका स्टार्टअप फेल होता है, तो आप अकेले फेल नहीं होते हो, देश आपके साथ फेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा देश आपके साथ फेल होता है। तो यूथ जब स्टार्टअप्स शुरू करें, तो ये ना सोचे कि फेल होना तो बड़ा कूल है। फेल होना कभी कूल नहीं था और कभी भी कूल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर आपने तैयारी अच्छी की है और आप फेल हो गए, देन सी इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस। लेकिन ये थोड़ी कि कच्ची पक्की तैयारी करके तुमने चीज कर दी और फेल हो गई यार। सीखो और आगे बढ़ो। सीखो और आगे बढ़ो। अब हम दोबारा से उस टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं। आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च सेज दैट 73% ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया आर फेलिंग बिकॉज दे वांटेड टू स्केल अप टू सून। 2 साल में 100 करोड़ बनाना है भाई, 2 साल में 100 करोड़ नहीं बनाना। एक्सट्रीम लेवल। एक एग्जांपल लेता हूं, ये पौधा रखा हुआ है हमारे सामने, ठीक है, ये तो खैर आर्टिफिशियल प्लांट है, लेट्स से ये पौधा, हाँ लेट्स से कोई पौधा है। उस पौधे में अगर मैं आज 20 लीटर पानी डाल दूं, शाम को फिर से उसमें 20 लीटर पानी डाल दूं, रात को फिर 20 लीटर पानी डाल दूं, क्या ये पौधा एकदम से बड़ा हो जाएगा? या आपके घर में 1 साल का कोई बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, उसको हम 2 लीटर दूध अभी पिला दें और फिर मार पीट करके 2 लीटर 1 घंटे बाद फिर पिला दें, फिर उसको काजू खिला दें, फिर उसको बादाम खिला दें, फिर उसको और कुछ खिला दें, क्या वो एकदम से बड़ा और तंदुरुस्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, और बीमारी आ जाएंगी उल्टा। जो बिजनेस है ना वो एक छोटे बच्चे या पौधे की तरह है, आपको धीरे धीरे करके उसको ग्रो करने का टाइम देना पड़ेगा, इकोसिस्टम बिल्ड करने का टाइम देना पड़ेगा। आप धीरे धीरे लोगों को हायर करोगे, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे आपके कल्चर को समझेंगे, काम करना शुरू करेंगे, आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे आपको समझेंगे, आप में ट्रस्ट शो करेंगे। इस प्रोसेस में टाइम लगता है बिल्कुल। लेकिन अभी यूथ क्या कर रहा है, एक साथ 4-4 इन्वेस्टर्स, 6-6 इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, तुम 25 करोड़ दे दो, तुम 30 करोड़ दे दो, तुम 55 करोड़ दे दो। उनका जो ज्यादातर टाइम है ना वो फंड रेज करने में जा रहा है। फंड जिस चीज के लिए वो रेज कर रहे हैं ना, वो जो उनका बच्चा है उसकी टांगे इतनी पतली रह गई है। वैलिड पॉइंट। इसलिए स्टार्टअप्स गिर रहे हैं। उनका जो पूरा फोकस है ना वो पैसे जुटाने में है। अब इसमें तुमने 2 इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, अब जब तुमने 2 इन्वेस्टर से पैसे ले लिए तो वो तुम्हारे अंदर डंडा करेगा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब रेवेन्यू बढ़ाने का जब डंडा तुम्हारे अंदर चढ़ेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मार्केटिंग में पैसे फूकने पड़ेंगे। अब जो इन इन्वेस्टर से पैसे आए हैं वो तुमने सारे मार्केटिंग में फूक दिए। अब तुम्हारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तो तुम तीसरे इन्वेस्टर के पास जा रहे हो। अब तीसरे इन्वेस्टर तुम्हें चक्कर कटवा रहा है, बोल रहा है पिच डेक बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, फाइनेंशियल्स बनाओ, पहले वाले इन्वेस्टर्स के पैसे का क्या हुआ वो बताओ, ये बताओ। अब तुम्हारा जो टाइम है ना वो इन तीनों इन्वेस्टर्स को मैनेज करने में ही जा रहा है। जो तुम्हारा वो बच्चा है ना, स्टार्टअप जो था, उसकी टांगे और पतली होती जा रही है, इतनी पतली होती जा रही है कि वो किसी दिन ऐसे गिर जाएगा, जैसे बायजूस गिर गया है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। तो ऐसे सिचुएशन पे उनको तो नॉर्मली फंडिंग मिलती भी नहीं है, ठीक है। अगर फंडिंग नहीं मिले तो क्या कुछ जुगाड़ हो सकता है? वैसे फंडिंग तो मिलती है लेकिन फंडिंग के जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं ना वो इतने भयंकर रहते हैं कि वो जो बच्चे की, बिजनेस की इतनी पतली टांग है ना वो उसको सरिये से मार रहे हो आप, ऐसी वाली टर्म्स एंड कंडीशंस वो सेट करते हैं। जब आप बहुत डिस्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा तुम्हें पैसों की नीड है, तुम्हारे इन्वेस्टर को नहीं पता चल रहा कि इसको तो पैसे की नीड है, जो वो चाहेगा तुमसे वो लिखवाएगा पेपर्स में, एग्रीमेंट्स में, और वो लिखवा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स में पैसा लिया, फंस गए, अब तुम्हें बंद भी नहीं करना है स्टार्टअप, तीसरे के पास जाओगे, वो तीसरा तो सेंस कर रहा है कि तुम डीप शिट में हो, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे तुम्हें पैसे दे रहा है, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस इतने स्टिफ हैं, इतने डिफिकल्ट है टू एग्जीक्यूट करना कि एक दिन वो स्टार्टअप फाउंडर कहता है भाई राम राम, अब नहीं हो पाएगा। ये 90% जो स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं उनका मेजर रीजन ये है, दे वांटेड टू अपस्केल टू सून। मैंने फंडिंग नहीं ली अभी तक अपने बिजनेस में, पैसे नहीं थे, धीरे धीरे करके भाई ग्रो कर लेंगे, एक स्टोर अच्छा चल जाएगा, उसके पैसे से दूसरा खोल लेंगे, दूसरे के पैसे से तीसरा खोल लेंगे, और जब 4 5 6 हो गए तो अच्छा पैसा आएगा तो उससे 7वां 8वां जल्दी जल्दी खुल जाएगा। मैंने आज तक फंडिंग नहीं ली, आगे लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं फंडिंग लेना बुरा है, लेकिन मैं लूंगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जब इन्वेस्टर मेरे को कहेगा कि शर्मा जी फंडिंग ले लो, साथ में मिलके काम करेंगे, मैं हाथ जोड़ के ये नहीं जाऊंगा भाई फंडिंग दे दो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे। मेरे को अपने बिजनेस को ना, मेरे को 40 अंडर 40 में पब्लिश होना ही नहीं है। 45 साल का हो जाऊंगा, 46 साल का हो जाऊंगा, तब फॉर्ब्स पे नाम आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना आए तो भी दिक्कत नहीं है।
यूथ को प्रॉब्लम ये है, उनको तो 30 अंडर 30 पे नाम पब्लिश करवाना है। ये शोबाजी के चक्कर में बहुत ज्यादा शोबाजी, हवाबाजी, हवाबाजी। तो फिर किसी को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि हर किसी को चाहते होते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, तो टेक्निकली उसको क्या स्किल डेवलप करना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बने? और सबसे पहले जो स्किल डेवलप करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर शब्द को छोड़ के काम धंधा कहना शुरू कर दे कि मैं धंधा शुरू कर रहा हूँ। जब तुम ये बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हो ना, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो वो एंटरप्रेन्योर जो है वो तुम्हारे दिमाग पे चढ़ जाता है। वो फिर शोबाजी नहीं आता साधारण है। में अपनी बुआ जी को फोन करके कहो, बुआ जी मैंने कोई काम धंधा शुरू करा है। स्टार्टअप मत कहो, बोलो मैंने कोई बिजनेस शुरू करा है। मतलब स्टार्टअप तो कह सकते हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, मतलब भारी भारी जो वर्ड्स है ना, उनको अपने लाइफ साइकिल में मत लाओ, ठीक है? अपने खर्चे मिनिमम रखो, थोड़ा नीचे रहो। जब काम धंधे शुरू कर रहे हो, कोई भी चीजें शुरू कर रहे हो, तो लो स्केल से शुरू कर लो। बहुत बड़ी बड़ी बातें शुरू में मत करो। और अभी तो क्या होता है, बिजनेस शुरू होगा 30 डेज बाद, स्टार्टअप शुरू होगा 30 डेज बाद, 30 डेज पहले ही लिंक्डइन पे सबसे पहले डाल देंगे फाउंडर, एंटरप्रेन्योर। बहुत ट्रू। अरे वो शोबाजी में कुछ नहीं रखा। जब तुम फेल होगे ना तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे, मजाक ही उड़ाएंगे। अपने काम धंधे सेटअप कर लो, 4-6 महीने 8 महीने में चल गया ना, तो लोग बल्कि तुम्हारी तारीफें करेंगे, यार हमें तो पता भी नहीं चला कि देखो वर्मा जी के लड़के ने कितना काम धंधा बढ़िया शुरू कर लिया। राइट राइट राइट। नहीं, हम तो वो नहीं करेंगे, हम तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एंटरप्रेन्योर लिखेंगे। लिख लो भाई। और जिस दिन ओपन डे होगा उस दिन पूरा सब कुछ तामझाम लगा के ओपन, मतलब किसी अच्छे गेस्ट को बुला के पैसे देके, वो भी पैसे देके वो भी बुला के रिबन काटना है, ताकि ये सुपरस्टार आ रहे हैं मेरे ऑफिस का रिबन काटने। तो जैसे अभी आपने एक बताया था, आपके पास किसी ने काम किया एंड उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वैसे ही मेरा एक क्वेश्चन है कि जुगाड़ करके 100 करोड़ का बिजनेस इंडिया में बन सकता है? 100% बन सकता है। कुछ 4-5 बिजनेस आइडिया दीजिए। जो लेट सपोज मेरे पास 50,000 है या 60,000 है, 50 से 60,000 है, 4-5 बिजनेस कोई आइडिया दे सकते हैं कि मतलब शुरू नीचे से शुरू करें और 100 करोड़ तक पहुंच पाए? बिल्कुल दे सकता हूँ। जी बताएं। बाहर नहीं जाते हैं इस पॉडकास्ट रूम से। हाँ। इस पॉडकास्ट रूम की बात कर लेते हैं। ये बात मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी शायद बोली है। ओके। आपके पीछे ये और यहाँ पे ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है, ठीक है? हम गुड़गांव में बैठे हैं तो दिल्ली की बात कर लेता हूँ। सदर बाजार के पास पान मंडी है। हाँ। वहां पे आर्टिफिशियल प्लांट्स और प्लांटर्स इतने सुंदर सुंदर मिलते हैं, जो 600 रुपए का आपके पीछे प्लांट अगर रखा हुआ है ना, तो वो सदर बाजार में 250-300 रुपए का मिलता है। Amazon पे 800-800 1000 रुपए के बिक रहे हैं। बहुत इजीली आप ये आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीद के Amazon पे भी बेच सकते हो। 50,000 से कम के इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आपको बता रहा हूँ। 50,000 नहीं तो लाख रुपए लगा लो। GST VST अप्लाई करना पड़ता है Amazon वगैरह के लिए। आपके पीछे ये बुक्स रखे हैं, नॉवेल्स रखे हैं। नॉवेल्स का बिजनेस इतना बढ़िया है, ठीक है? आजकल पुराने या यूज्ड नॉवेल्स का बिजनेस इतना बढ़िया आ रहा है, क्योंकि नॉवेल्स में क्या है, लोग एक बार पढ़ के दे देते हैं, फिर वो अच्छे से बिकती हैं, अच्छे रेटों में बिकती हैं। ये जो लाइटिंग है, जो पॉडकास्ट स्टूडियो में इतनी सारी लाइटिंग है, ये भागीरथ पैलेस जो है, इतनी बड़ी लाइट्स की मार्केट है। Amazon की टॉप सेलिंग कैटेगरी में लाइट टॉप 5 में आती है, लाइटिंग आती है टॉप 5 में। लेकिन यूथ ये वाले स्टार्टअप नहीं शुरू करना चाहता है, उनको टेक स्टार्टअप ही शुरू करना है। और यहाँ पे देख लो, ये सोफे आपके आसपास, चलो सोफे का तो बिजनेस बहुत महंगा होगा, लेकिन ये पिलो कवर्स का लगा लो, कुशंस का लगा लो, ये सारी चीजें ऐसी है जो आप 20-30 पीस से शुरू कर सकते हो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शुरू कर लेते हैं। ये खैर मैं पॉडकास्ट रूम से बाहर निकल गया, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये जो है, क्योंकि कुछ महिलाएं भी इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी, तो बहुत सारे लेडीज को मैं जानता हूं जो दिल्ली जाके सुबह आर्टिफिशियल ज्वेलरी वहां से खरीदती है, सदर बाजार के पास मार्केट है, अपने इंस्टाग्राम पेज पे ही डालती हैं। उनके 1-1 2-2 लाख फॉलोअर्स और महीने के 1.5 2-2 लाख रुपए कमा रही हैं। उन्होंने इन्वेस्ट 50,000 छोड़ो, 15-20 हजार से भी कम किया था, और आज अच्छा पैसा कमा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। आज देश को इस चीज की जरूरत है, लोगों को। लेकिन नीचे आके ग्राउंड लेवल पे आके, मतलब रियलिटी में घर से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। हाँ, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हो क्या रहा है, जो लोग नीचे लेवल के हैं ना, वो तो कुछ शुरू कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका
फेयर ऑफ लॉस उनको नहीं है, उनको वो शर्मिंदगी नहीं है, उनको प्रेस्टीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन जो बड़े बाप के बेटे हैं ना, वो काम धंधे शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको प्रेस्टीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शुरू में तो कहीं नीचे से शुरू करना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आज आपको फिर से मौका मिले, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से आपको शुरू करना है, ठीक है, तो आप क्या कुछ अलग करके शुरू करते हैं? अगर मेरे को देखो आज बिजनेस शुरू करना है ना, हाँ, शायद मैं वही दोबारा से करूंगा जो मैंने किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज जो अच्छी मैंने करी वो ये करी कि हमने अपने ब्रांड कुर्बत ब्रांड को ऑफलाइन ज्यादा प्रेजेंस दिया। पहले ऑफलाइन ट्रस्ट बिल्ड किया। हमारे स्टोर्स आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम गुड़गांव में बैठे हैं, मेट्रोपॉलिटन मॉल, सिटी सेंटर मॉल, गुड अर्थ मॉल, अंसल प्लाजा, हांगकांग बाजार, मतलब मोस्टली सारे मॉल्स में गुड़गांव में हैं और बाहर भी हैं, राइट। तो हमने एक ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस क्रिएट किया। मैं वो जो ऑनलाइन का झमेला है ना उसमें शुरू में नहीं गया। कस्टमर्स और ऑफलाइन बिजनेस में ना तगड़ा मार्जिन है, रिटर्न्स एक्सचेंज का कोई ज्यादा झमेला नहीं है, पैसा आपके पास हाथ के हाथ कस्टमर दे देता है, अच्छा कस्टमर आता है, ट्राई करके ले जाता है। ये चीज मैंने करी और इससे मैंने अच्छा पैसा बनाया। मैं ऑनलाइन शुरू में नहीं गया, बाद में गया। तो ये मॉडल मेरे लिए वर्क किया है और अगर मैं दोबारा से भी स्टार्ट करूंगा तो मैं इसी मॉडल पे स्टार्ट करूंगा। तो मैं यूथ को बोलता हूं ऑनलाइन माल बेचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन माल बेच के पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपका ऑफलाइन प्रेजेंस है तो ऑनलाइन जो आप माल बेच रहे हो उसकी मार्केटिंग के थ्रू आपका ऑफलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन तुम ये सोचो कि सिर्फ अमेजोन पे मैं बेच के पैसे कमा लूं तो मुश्किल है। सर जैसे आपने ऑफलाइन में पहले आपने प्रेजेंस डाला, फिर ऑनलाइन गए, अभी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, हालांकि बड़ी कंपनी है, लेट्स से पापा अर्थ, ठीक है, वो पहले ऑनलाइन पे ही थे, अब जब ऑफलाइन में आ रहे देन उनकी मार्केट डिस्ट्रॉय हो गया एक तरीके से। कुछ हद के लिए अभी दे आर वर्किंग इट आउट, क्या पता अच्छे भी करें, ठीक है, हो सकता है अच्छे ही करें, राइट। बट एक चीज़ बताएं, आप अगर रिलेट करें पहले ऑनलाइन टू ऑफलाइन और उसके बाद ऑफलाइन टू ऑनलाइन, दोनों में आपका क्या फर्क आपको क्या लगता है, क्या की डिफरेंस क्या है इसमें? बता देता हूं। जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी एस्टैब्लिश करते हो, हाँ, तो आपका जो कंज्यूमर होता है वो स्प्रेड रहता है, वाइडली स्प्रेड रहता है। लेट्स से ऑल ओवर इंडिया से आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, कुछ बिहार से आएंगे, कुछ जम्मू से आएंगे, कुछ दिल्ली से आएंगे, कुछ राजस्थान से आएंगे, आप सबको सर्व करते हो, करेक्ट। लेकिन जब आप एक ऑफलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते हो तो आप जब स्टोर ओपन करते हो वो एक पर्टिकुलर सिटी में, एक पर्टिकुलर मॉल में होगा। लेट्स से आपने दिल्ली के एक मॉल में कहीं पे अपना स्टोर ओपन कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? यस। आपने जो जो पहले ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बनाए थे ना वो इस तरह से बनाए थे कि हर कोई उसको खरीद सके ऑल ओवर इंडिया। बिहार का भी कस्टमर खरीद सके, राजस्थान का भी खरीद सके, एक लोअर स्केल का भी शायद खरीद सके, अपर स्केल का भी। लेकिन दिल्ली मॉल में आपने स्टोर ओपन कर दिया। अब मॉल में शायद आपका प्रोडक्ट ना बिके। अगर आपने मॉल में नहीं खोला, आपने हाई स्ट्रीट मार्केट में या लोकल दुकान में खोल दिया, हो सकता है आप वहां पे जो मार्जिन्स आपने ऑनलाइन सेट कर रखे थे, ऑनलाइन में कंपटीशन ज्यादा है, उस रेट में आप वहां पे माल ही नहीं बेच पा रहे हो। ऑनलाइन में आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज कई साल काम करके एस्टैब्लिश करी थी ऑनलाइन के लिए, Right. लेकिन अब जब आप ऑफलाइन आ रहे हो तो कस्टमर भी बिल्कुल अलग हो गया है। कस्टमर को आपने अब एक्सपीरियंस भी देना है। ऑनलाइन में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं देना, सिर्फ यूजर इंटरफेस बनाना होता है, टच एंड फील नहीं देना होता है। शॉप के अंदर ऑम्बियंस कैसा है वो नहीं देना होता है। सेल्स स्टाफ नहीं होते हैं। अगर कपड़े की बात करें या फुटवेयर्स की बात करें तो ट्रायल का सिस्टम नहीं होता है, लुक एंड फील का सिस्टम नहीं होता है। तो वो पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो आप जिस कंपनी की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, पहला स्टोर उन्होंने खोला होगा, वो नहीं चल रहा होगा, लेकिन उससे वो बहुत सारी लर्निंग लेंगे और उससे लर्निंग लेके वो हो सकता है ऑफलाइन मार्केट के लिए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करें या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करे और उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे। तो पहला जो स्टोर होता है बड़ा ऑफलाइन बिजनेस करने के बाद, वो तो आपका एक तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, मतलब आप टेस्ट कर रहे होते हो उसको। राइट। अब जैसे हम पहले ऑफलाइन कर रहे थे, अब हम ऑनलाइन जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रगल हमारे लिए भी होगा। हमारे जो स्टोर्स है वो अच्छे मॉल्स में हैं। अब जब हम ऑनलाइन गए तो कस्टमर हमारा जो है वो सिर्फ मॉल वाला नहीं है,
वो तो मुजफ्फरनगर के किसी गली में भी बैठा है, तो उसके लिए हमें अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें टाइम लगेगा, कैलिब्रेट करनी पड़ेंगी चीजें। तो वो चेंजेस तो आपको करने पड़ते हैं। और बिजनेसेस आर डायनेमिक। आप सोचोगे कि मैंने एक बिजनेस मॉडल बना दिया और वो हर सिचुएशन में चल जाए, ऐसा तो नहीं है। ऑफलाइन बिजनेस अलग चलते हैं, ऑनलाइन अलग चलते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो दोनों ही केसेस में वाइस वर्सा का चैलेंजेस है एंड कंज्यूमर बिहेवियर का भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपने ओवरऑल देखा, क्योंकि स्पेसिफिक रीजन को आपने या फिर स्पेसिफिक कंज्यूमर बिहेवियर पे आपने वर्क नहीं किया था। क्योंकि आपने अभी ऑफलाइन में ऐसा हो सकता है कि ऑफलाइन में आपने स्पेसिफिक एरिया का आपने कंज्यूमर बिहेवियर आपने डायरेक्टली देख लिया है। अगर आप ऑनलाइन उसी एरिया पे खोलते हैं तो चांसेस आर हायर, क्योंकि आप कंज्यूमर को जानते हैं, बिहेवियर को जानते हैं, उसी एरिया में बहुत ज़्यादा चले। जब आप ग्रोथ करना चाहें तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज टू एक्सपैंड। ट्रू, राइट। आपने अभी तक इतने सक्सेसफुली बिजनेस को रन किया, सब कुछ ठीक है, आप बिजनेस कोच भी हैं, मेंटर भी हैं। तो आप जब बिजनेस कोच करते हैं या फिर मेंटर करते हैं तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि आजकल की जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसको स्पीड ज़्यादा पसंद है, ना कि बिजनेस के इन डेप्थ के बारे में ना जान के, या इन डेप्थ को ज़्यादा ना घुसते हुए उनको स्पीड के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं? हाँ, ऐसा ही रहता है। ज़्यादातर जो यूथ है वो ये सोचता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको फटाफट से मैं प्रॉफिटेबल कर दूं और फटाफट से ये ग्रो हो जाए। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि एक छोटे बच्चे की तरह रहता है, धीरे धीरे करके दूध पिलाना पड़ता है। और आप सिर्फ बच्चे को हेल्दी बना सकते हो। चाहो उसको थोड़ा मोटा बनाना है तो मोटा बना सकते हो, चाहो उसको पतला बनाना है तो बना सकते हो। लेकिन ये सोचो कि वो 1 साल में 6 फीट का बन जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारा यूथ अपने बिजनेस के साथ वैसा करना चाह रहा है, इसलिए फेल हो जाते हैं उनके धंधे। अब जब आप बिजनेस कोच करते हैं तो आप नॉर्मली क्या नोटिफाई करते हैं कि आप में क्या लर्निंग आ रहा है ड्यू टू कोचिंग, ड्यू टू बिजनेस कोच एंड मेंटरिंग? देखो, मैं जब किसी को भी कोचिंग करता हूँ ना, तो सबसे पहला लेट्स से हम एक ऐसे इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस करे बैठा है। हाँ। मैं सबसे पहले उससे ये पूछता हूँ कि अगले 1 साल का तुम्हारा एनुअल ऑपरेटिंग प्लान मुझे दिखा दो। अगले 1 साल में कितना धंधा करने वाले हो, मार्च में, अप्रैल में कितना करने, अप्रैल में कितना करने वाले हो, मई में कितना करने वाले हो, जून में कितना करने वाले हो, ये दिखा दो। इन महीनों में एस्टिमेटेड एक्सपेंस कितना करने वाले हो, ये दिखा दो। और प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो दिखा दो। वो एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाने में उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले ये सारी चीजें बनाई नहीं होती है। उनको यही नहीं पता होता है कि कितने खर्चे हमारे होते हैं। वो तो कह देते हैं छोटू जाके ये 1.5 किलो पनीर ले आ, जाके 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक ले आ, इस ग्राहक को पिला दे। खर्चों का ना ट्रैक नहीं रखते हैं मोस्टली। अगर मैं छोटे बिजनेसेस की बात करूं, बड़े बिजनेसेस की अगर बात करूं ना, तो हो सकता है वो ट्रैक रख रहे हो, अपने खर्चे को डिफाइन कर रहे हो, लेकिन आगे के 1-2 साल या 5 साल का बिजनेस प्लान नहीं बनाया होता है। किसी से भी आप जाके पूछ लोगे ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, वो तो अभी नहीं सोचा है। तो मैं तो यही बोलता हूं, तुम ये पहले सोचो कि 5 साल बाद तुम कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। लेट्स से मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहां पे है, तो कौन सी ट्रेन में बैठोगे? कंफ्यूज्ड। बहुत सारी ट्रेन हैं, बहुत सारे, किसी में नहीं बैठ सकता, किसी में बैठ ही नहीं सकते। जब आपको पता रहेगा कि भाई मेरे को चेन्नई जाना है, तभी तो चेन्नई वाली ट्रेन में बैठोगे। करेक्ट। अब जब यूथ को यही नहीं पता कि 5 साल बाद मेरे को बिजनेस किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कहां मैं देखता हूं अपने बिजनेस को, तो वो उसको आगे कैसे लेके जाएगा? गोल होना तो चाहिए। वो तो क्या कर रहा है, जो ट्रेन सामने दिखी उस पर चढ़ गया। इसीलिए फिर वो बहुत सारा यूथ पता है क्या कहता है, मेरा प्लास्टिक्स का काम था वो नहीं चल रहा सर, मैं स्टील का काम शुरू कर दूं। भाई स्टील का काम शुरू करेगा, उसमें भी ऐसे ही होगा, क्योंकि तूने अपना बिजनेस गोल तो डिफाइन ही नहीं करा है। 5 साल बाद तो अपने आप को देखता कहां पे है? जब तूने बिजनेस शुरू करा, ना कोई मार्केट रिसर्च करी, ना तूने कोई अपने P&Ls बनाए, कुछ भी नहीं करा। ये प्रॉब्लम है। राइट। तो फिर नॉर्मली बिजनेस अगर शुरू करना हो किसी को, बिजनेस नॉट स्टार्टअप, राइट, स्टार्टअप बोल सकते हैं उसको, बट इन जनरल लैंग्वेज अगर रियलिटी में बोलूं, किसी को धंधा बनाना है, ठीक है, तो एक्चुअली में उसको धंधा कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए? देखो, धंधे बनाने के
3 प्राइमरी फेजेस होते हैं। पहला, कुछ शुरू कर दो, कुछ भी शुरू कर दो जो तुम्हें करना है। लेट्स से तुम रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसको शुरू कर दो। दूसरे फेज में आता है कि उसको थोड़ा सा ग्रो कर दो, 1 ब्रांच से 2 ब्रांच बना दो। जब आप 1 ब्रांच से 2 ब्रांच बनाओगे ना, तो आप बाउंड हो जाओगे सिस्टम्स को प्लेस करने के लिए, कंप्यूटर लगाने के लिए, ऑटोमेटेड बिलिंग करने के लिए। ये सब आपको करना पड़ेगा। जब आप 1 ब्रांच से 2 ब्रांच आपने बना लिए ना, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटेड हो चुका होगा। उसके बाद आता है थर्ड फेज, वो आता है कि आपका विजन क्या है। अब आप अगले 3 साल में कितने स्टोर्स ओपन करना चाहते हो। आपने शुरू करा, सबसे बड़ा जो काम था वो कर लिया, 1 से 2 कर लिया। 1 से 2 कर लिया का मतलब अब आप दोनों जगह तो नहीं बैठ सकते। ये गलती मत कर देना कि एक में मैं बैठ जाऊंगा, एक में पापा जी बैठ जाएंगे। वो गलती कर दी तो वो एक ही है, फिर 2 नहीं है। मेरा 2 का पॉइंट ये था कि दूसरा जो स्टोर है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है आपके प्रेजेंस के बिना, ऑपरेशन स्ट्रिंजेंट कर वो करने की बात है। उसके बाद आपने विजन डिफाइन कर दिया कि 1 से 2 मैंने करा, अब मैं ऐसे 100-150 कैसे कर सकता हूँ। वो मेरा पॉइंट है। आपको आज रोड मैप शायद मिल गया होगा सर से। तो आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो इस तरीके से करिए जैसे सर ने बताया। तो सर मैं फिर दोबारा आता हूँ पैसे के बारे में, प्लीज, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, सबके फेवरेट टॉपिक है। प्लीज। तो सर मेरे पास, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी पूछ चुका हूँ, तो अगर आज मैं हूँ, मान लीजिए मैं ही, आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास आज 1 रुपये है, ठीक है, मेरे पास बिजनेस है या जॉब है, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, या फिर लेट से 30,000 हूँ, ठीक है, महीने का मेरा 10,000 बच रहा है, ठीक है। तो महीने के 10,000, लेकिन मेरा एस्पिरेशन है कि मैं उसको 10 करोड़ 20 करोड़ में पहुंचूं। तो आज अगर 10,000 है, 10,000 से शुरू करूं तो कैसे बना सकता हूं? पहले तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते उसका जवाब दे देता हूँ। हाँ। धीरू भाई अंबानी, 300 रुपए उनकी महीने की सैलरी थी। पेट्रोल पंप पे काम करते थे, ये सबको पता है। गैस फिलिंग स्टेशन पे काम करते थे, ये सबको पता है। बिल्कुल। उनके साथ वाले कर्मचारी को भी 300 रुपए महीने की सैलरी मिल रही थी। बिल्कुल। हर कोई धीरू भाई अंबानी नहीं बन पाया। हाँ। दूसरे जो हैं वो 300 रुपए सैलरी मिल रही थी तो 400 450 पे रिटायर हो गए होंगे। फर्क क्या था? पोटेंशियल का तो फर्क होगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क था धीरू भाई अंबानी को धीरू भाई अंबानी बनना था। उनको रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाने थे। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, उन्होंने 1958 में कुछ और सेटअप शुरू किया था और 2-3 साल बाद में 1962 में चेंज करके वो टेक्सटाइल पे आ गए थे। उस समय पे वो परिवर्तनशील थे। पहले फिलिंग स्टेशन पे काम करा, फिर उन्होंने कुछ और सेटअप करा, फिर नहीं चला तो रिलायंस टेक्सटाइल्स उन्होंने बनाया था। विजन एंड एडेप्टेबिलिटी, विजन एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, रेजिलियंस, ये चीजें हम इन बड़े व्यापारियों से सीखते हैं। अभी क्या हो गया है कि यूथ जो है ना, वो पैसे वाले लोगों से चिढ़ने लग गए हैं, और उसका एक पॉलिटिकल रीजन भी है। अदानी फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं अदानी का नाम लूंगा लोगों को ये लगेगा कि मैं तो मोदी भक्त हूं। मोदी जो है वो मेरी बुआ का लड़का नहीं है, ना ही मेरी मौसी का भाई है। मेरे को कोई मतलब नहीं है मोदी जी से या किसी भी पॉलिटिशियन से। पॉइंट ये है, अदानी कुछ भी नहीं था कुछ साल पहले, आज वो कुछ बन गया है। इलॉन मस्क को लोग पूज रहे हैं, बिल गेट्स को लोग पूजते हैं, वॉरेन बफेट को लोग पूजते हैं इंडिया में, उनके पॉडकास्ट देखते हैं। और हमारा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अच्छा कर रहा है तो उसको हम गालियां दे रहे हैं। बाहर का अच्छा है, अपना अच्छा नहीं है। पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं तो करें, वो तो करें। यूथ को ये समझना चाहिए कि हमारा रोल मॉडल कौन है। क्या हमारा रोल मॉडल समय रैना है, पूनम पांडे है, राखी सावंत है, या अंबानी अदानी है? वेरी डीप पॉइंट। आज अगर आप किसी भी दिन इंस्टाग्राम उठा के देखोगे ना, वायरल क्लिप्स में पता है क्या होगा? आज कौन से कलर की पहनी है, देखा होगा, पिंक कलर की पहनी है। मतलब हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? हमारा यूथ क्या देख रहा है? क्या वायरल हो रहा है? इस वजह से कंटेंट क्रिएटर का नाम भी खराब हो रहा है। मतलब आज अगर मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर बोल देता है ना, मेरे को शर्म आ जाती है। ठीक ठाक मेरी फॉलोइंग है, 1.3 मिलियन के आसपास इंस्टाग्राम में, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन कोई मेरे को इन्फ्लुएंसर बोल देता है ना, मैं डेंटिस्ट के पास गया था अपना दांत का ट्रीटमेंट कराने, उसने मेरे को बोल दिया आप तो बहुत अच्छे वाले इन्फ्लुएंसर हो। मुझे लगा मेरा मजाक उड़ा रहे।
इतना बेकार इमेज हो गई है इन्फ्लुएंसर को। एक्चुअली ये वर्ड देखो कितना डीप है, इन्फ्लुएंसर मतलब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हो। क्या हम लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं? क्या हम सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, नकारात्मक बदलाव ला रहे हैं? क्वेश्चन था बिजनेस से रिलेटेड। धीरू भाई अंबानी बन पाए क्योंकि वो कुछ करना चाहते थे, एक बड़ा थॉट था, विजन था, अपने आप को चेंज करा। वैसा अगर आज का यूथ करता है, मैंने सचिन शिवम का एग्जाम्पल इसी पॉडकास्ट में दिया है, ये बच्चे कर सकते हैं जो स्कूल के बाद मेरी दुकान पे आके हेल्पर का काम करते थे। आई फील प्राउड टू टॉक अबाउट देम। ऐसे इंडिया में इतने सारे एग्जाम्पल्स है, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा के तुम देख लो, पहले वो छोटे मोटे तो काम करते थे, राइट। 100% किया जा सकता है। लेकिन अगर आप काम धंधा शुरू करना चाहो, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो भाई फिर तुम्हारी पहले दिन से लग जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हें वो जो धंधे बनाने हैं ना, वो मामा मौसी को दिखाने के लिए बनाने हैं। तो सर, जब आप बिजनेस कोच करते हैं या मेंटर करते हैं, ठीक है, पहले तो आपने ये बताया कि आप उसको पूछते हैं कि उन्होंने क्या करा, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, बट आपकी साइकोलॉजी क्या रहता है कि इस बंदे को मैं बिजनेस कोच करूं या बिजनेस पे उसको मेंटर करूं? देखो, अभी तो क्या है कि मैं कोई भी पेड कोर्सेज नहीं देता हूं, मैं कोई भी अभी पेड कंसल्टेंसी नहीं देता हूं। करेक्ट, आप मेंटर हैं, राइट? हाँ, ठीक है। और मेरे मेंटोरशिप के भी कोई पेड प्लान्स नहीं है। मैं कंटेंट बनाता हूँ और लोगों को फ्री में ज्ञान बांटता हूँ। मेरा कोई पेड पैकेजेस अभी नहीं है एज ऑफ नाउ। कल को क्या होगा पता नहीं है, खर्चे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो भी हो जाए। एक जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि जहां पे वो फंसे हुए हैं ना, उसमें से उनको निकाल दूं और उनको एक विजन दिखा दूं, सही डायरेक्शन दिखा दूं। मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। लेट्स से मैंने एक फ्री वर्कशॉप किया था 2 हफ्ते पहले, और उसमें मैंने कुछ भी नहीं बेचा था। लोगों को ये लगा था कि फ्री की वर्कशॉप बेच रहे तो शायद कुछ लास्ट में बेचेगी। मैंने कुछ नहीं बेचा था, फ्री का बिल्कुल फ्री वर्कशॉप करा था। उसमें जो लोग आए थे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे कि सर, मैं फॉर एग्जांपल एक का किसी का फूड सप्लीमेंट का बिजनेस था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं ये ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ और उसमें मेरे को ये स्पेसिफिक चैलेंज आ रहा है, कैसे रिजॉल्व करूं। मैंने कहा भाई, जो तुम ब्रांड बना रहे हो, ये ब्रांड पहले किसी ने बनाया होगा और उसको भी यही चैलेंज आया होगा, राइट? तो अपने कॉम्पिटिटर को देख लो कि उसने ये वाले चैलेंज को कैसे ओवरकम किया है। तुम्हारे 3 कॉम्पिटिटर का तुम सर्वे कर लो। गेटिंग माई पॉइंट? आज मैं कोई चैलेंज, मैं तुम्हें कोई रिकमेंड करूंगा कि तुम ऐसे इस काम को कर लो, उसको तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो चैलेंज तुम्हें आ रहा है, ये जो बिजनेस है, ये ऐसा नहीं है बहुत यूनिक है कि किसी ने करा नहीं होगा। वो बात कर रहे थे कुछ उस पे जो लेबल्स चिपकाने वाली बात है, उनका पॉइंट ये था कि प्राइवेट लेवल, हाँ, लेबल चिपकाने वाला। मैंने कहा 3 कॉम्पिटिटर्स के पास जाओ और उनके डब्बे एक एक उठा के देख लो उन्होंने कैसे कर रखा है। एज सिंपल एज दैट है ना ये तो। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जो किसी ने रिजॉल्व नहीं करा है, तब तो उस पर मैं डेप्थ में सर्वे करके तुम्हें आंसर करूं। लेकिन जो दूसरे लोग कर चुके हैं, फिर मैंने उनको एग्जांपल दिया 3 इडियट्स मूवी का। मैंने कहा भाई 3 इडियट्स मूवी तुमने देखी है? 3 इडियट्स मूवी के ज्यादातर जो सीन है वो कहीं कहीं से कॉपी किए गए हैं। कोई किसी बुक से कॉपी करा गया है, कुछ सीन्स जो है वो हॉलीवुड मूवी से लिए गए हैं। जैसे कि वो वाला जो सबसे पॉपुलर सीन है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, वो कहता है नहीं, तो वो शीट्स को उल्टा सीधा करके भाग जाता है। ये एक इंग्लिश मूवी है, बिल्कुल वहां से कॉपी किया गया है। तो 3 इडियट्स जो मूवी है ना, वो मास्टरपीस बनाने के लिए चीजें कॉपी की गई है। ऐसे ही बिजनेसेस में होता है, एक चीज आप कहीं से कॉपी करते हो, एक चीज आप कहीं से कॉपी करते हो। आप कोई या तो ऐसा स्टार्टअप बना रहे हो जो पहले किसी ने ना बनाया हो। आप कोविड की वैक्सीन बना रहे हो, किसी ने पहले बनाई नहीं है। लेकिन तुम जो चीजें बना रहे हो, तुम सप्लीमेंट के डब्बे ही तो बेचना चाह रहे हो, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ऑलरेडी। उस चीज को तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन से अच्छे से तरीके से कर रहे हैं, उसको तो पहले कॉपी करो। राइट, एज सिंपल एज दैट। तो सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक। मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ में पूछता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से दोनों को आंसर कर पाए। ओके। एक, जो आप अपने पैसों को लेके बहुत अच्छा काम किया है, एंड सेकंड, जो यंगर सेल्फ है, चाहे अगर जनरलाइज किया जाए तो जेनजी या फिर यंग एडल्ट्स बोल सकता हूँ, राइट? अगर जेनजी ना बोले तो उनको उनके मनी के हिसाब से क्या करना चाहिए ताकि, या फिर उनकी फाइनेंशियल अच्छा हो
तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? यार यंग अडल्ट्स को तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितना भी पैसा तुम आज बचा पा रहे हो ना, उस पैसे को अपने लर्निंग में लगाओ। सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो कंपाउंडिंग की बात होती है, कंपाउंडिंग अच्छी बात है, लेकिन वहां पे एक जो बहुत बड़ा सपना दिखाया जाता है वो ये रहता है कि आज अगर तुम 2,000 रुपये महीना जमा करोगे तो 30 साल बाद फॉर एग्जांपल 2.5 करोड़ हो जाएगा। भाई 30 साल बाद वो 2.5 करोड़ की वैल्यू जो है ना वो कुछ भी नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यंग अडल्ट्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने चाहिए। जिस भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो जाएंगे उसमें साथ में लोग बैठे होंगे। मैं रेकमेंड करता हूँ ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाएं, नए नए लोगों से मिलें। मैं पॉडकास्ट मैंने करना क्यों शुरू करा, मैं आज इस पॉडकास्ट में क्यों आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। चलो इस पॉडकास्ट में तो आने का पर्पस ये भी हो सकता है बिकॉज आई वॉन्ट माई फेस टू बी विजिबल ऑन इंटरनेट, लेकिन जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसका एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि मेरे पास पॉडकास्ट में नए नए गेस्ट आते हैं और उनसे कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। वेरी ट्रू, एग्रीड। हाँ, तो यूथ को जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ, पैसे के पीछे मत भागो, लर्निंग के पीछे भागो। फिर से 3 इडियट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। उसका एक स्टेटमेंट था, सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप को काबिल बनाओ, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी। ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पैसे के पीछे मत भागो, अपने आप में स्किल्स डेवलप करो, नए नए स्किल्स डेवलप करो। इतने स्किल्स डेवलप करोगे पैसा तो खुद तुम्हारे पीछे आएगा यार। अच्छे अच्छे कोर्सेज करो, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाओ, ऑफलाइन क्लासेस लो, लोगों से मिलो, प्रोफेसर्स से मिलो, टीचर्स से मिलो, मजा आ जाएगा लाइफ में। एंड पहला क्वेश्चन, देखो मैंने क्या करा, मेरे पास जितना भी पैसा होता था जब मैं जॉब्स में था, ऑनेस्टली अगर मेरे पास लेट से मेरी सैलरी 2 लाख रुपए महीने थी, उसमें से मैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो था, एंड आई एम सेइंग इट वेरी ऑनेस्टली, मैं महंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्सेज में लगाता था। ठीक है, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज, बिहेवियरल ट्रेनिंग्स की बात कर लो, साइकोलॉजी को समझने की बात कर लो, इस तरह के जो प्रोग्राम्स थे, काइजन प्रोजेक्ट्स की बात कर लो, लीन की बात कर लो, 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट की बात कर लो, ब्लैक बेल्ट की बात कर लो, इस तरह के ना मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करे थे। उससे क्या हुआ, मैं लगातार ना सीखता गया और वो चीज़ें मेरे सीवी पे ऐड होती गई। तो मेरे साथ जो और एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनके सीवी पे सिर्फ ये होता था कि एमबीए किया हुआ है इन एचआर, मेरे सीवी पे ये होता था कि एमबीए किया हुआ है इन एचआर, उसके साथ ही इज अ सर्टिफाइड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूअर, ही हैज डन फॉर एग्जांपल ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन, ही हैज डन काइजन प्रोजेक्ट्स, ही हैज डन लीन प्रोजेक्ट्स, इतने सारे लिस्ट होती थी वहां पे, वो मुझे उनसे अलग बनाती थी। तो यूथ शायद अगर ये करे, आप सोचो ना आपका सीवी है, उस सीवी पे 16 सर्टिफिकेशन लिस्ट डाउन है, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो इंटरव्यूअर है उसको ये मैसेज जाएगा कि भाई ये तो सीखने वाला बंदा है, मेरे को तो इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है। जो सीखने वाला बंदा होता है ना वो कुछ भी सीख लेता है। वैलिड पॉइंट। आप इमेजिन करो, आप स्टूडियो में किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आपको स्टूडियो के लिए कैमरामैन हायर करना है। अब वो कैमरामैन जब आपको सीवी देता है, उस सीवी पे 8 सर्टिफिकेशंस लिखे हुए हैं। एक सर्टिफिकेशन उसने लेट्स से टी सीरीज में किया है, एक उसने और कहीं से, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मुझे नहीं पता टी सीरीज सर्टिफिकेशन देता है कि नहीं देता है। बहुत सारे कंपनीज से अलग अलग उसने कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस करे हैं। पिछले 5 साल में उसने ये 8 सर्टिफिकेशंस करे हैं। क्या मैसेज जाएगा आपको कि उसने अच्छे से काम किया है एंड सीखा भी है। सीखता है, लगातार 5 साल से सीख रहा है। जब लगातार 5 साल से सीख रहा है तो पहली बात तो सीखा सिखाया होगा। हाँ, दूसरी बात जो आप सिखाना चाहोगे वो भी सीखना चाहेगा, बिकॉज ही इज द वन हु वांट्स टू लर्न। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस बंदे को हायर करना चाहती है जो कहता है भाई सिखाओ। ऑर्गेनाइजेशंस तो यही चाहती है ना, पीपल हु आर ओपन टू लर्न। और द पीपल हु आर ओपन टू लर्न जो होते हैं ना, वो रिबेलियस नहीं होते हैं, वो स्टिफ नहीं होते हैं कि नहीं भाई, वो दे आर ओपन फॉर एनी एनवायरमेंट। ऐसे लोग सबको चाहिए होते हैं। तो यूथ को, जो मैंने एक चीज अच्छी करी, मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करा।
जब मैं यंग था, मतलब यंग तो शायद अब भी पता नहीं होंगे नहीं हो, कमेंट्स में लोग बता देंगे, बट जब मैं अपने प्रोबेबली 20s में था, मैं बैंकॉक नहीं गया, मैं स्विट्जरलैंड भी नहीं गया, मैं सिंगापुर भी नहीं गया। कोई बहुत बड़ाई वाली भी बात नहीं है अगर नहीं गया तो, लेकिन मैंने वो जो पैसा था ना, जब मेरे और फ्रेंड्स घूमने में लगा रहे थे, तब मैंने वो पैसा अपने सर्टिफिकेशंस एंड प्रोग्राम्स में लगाया। आज मेरे पास अच्छा खासा चीजें हैं, आज मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, बहुत सारे स्किल्स है, अच्छा काम धंधे करे बैठा हूँ, आज मैं खूब घूमता हूँ। उस टाइम जो घूम लिए थे, उनको आज घूमने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी नहीं करा। आज मैं अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा हूँ। जनरेटिव एआई का कोर्स आया है, बहुत बढ़िया, मैं वो ले रहा हूँ ISB हैदराबाद से। एट दिस एज आई एम टेकिंग कोर्सेज, वाह, क्योंकि फ्यूचर चेंज हो रहा है और मुझे उस फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। कल को एआई आ जाएगा और मुझे अगर एआई नहीं पता, लेट्स से मेरा बिजनेस है, उसमें ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल सेगमेंट है। करेक्ट। करने को तो मैं किसी स्टाफ को भी हायर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे खुद को जनरेटिव एआई इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस आएगा, तो मैं एक अलग लेवल का बंदा होने वाला हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपन बिजनेस में जो पैसे कमा रहा हूँ, उसमें से मैं लेट्स से एक बार यूएस ट्रिप नहीं करूंगा, मैं एक यूके ट्रिप नहीं करूंगा, मैं उस पैसे को जनरेटिव एआई का जो कोर्स आया हुआ है उसमें लगाऊंगा। राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने आप को लाइफ में कहीं लेके जाना है, बहुत सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस आजकल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक यूथ को उस दिशा में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Wow, wow. Thank you, sir. Thank you, sir, giving us a chance to host you and sharing us so much knowledge and practical knowledge जो यूथ अपने काम पे यूज कर सकते हैं एंड दे कैन ग्रो इमेंसली। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट एंड Thank you, sir. आई थिंक इट वाज, आई थिंक जो लोग देखे, जिन लोगों ने ये लास्ट तक देखा, उनको मज़ा आया होगा और लर्निंग अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो बहुत सारी लर्निंग इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस Thank वंडरफुल you, sir. पॉडकास्ट। Thank you for giving us honor.